अलका जी से ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है, आप करते हैं कि उदित जी करते हैं? मैंने कभी काम में इन चीज़ों को ढाला नहीं था, क्योंकि आप प्रोफेशन में जिसमें रहते हैं, अगर उसमें लड़कियों के चक्कर में, सिंगर के चक्कर में अगर आप पड़े तो समझ लो 50% तो आप गए काम से। अंकल इंडस्ट्री में तो हो ही रहा है ये सब। किसी ने रियलिटी शोज में कहा है कि राज कपूर ने, शैलेंद्र इतने बड़े गीतकार, राज कपूर की सारी फिल्मों का गाने लिखने वाला आदमी, उन्होंने कहा कि सर ये लोग कुछ भी बात करते हैं, प्रॉपर पैसा राज कपूर ने लिया था। क्योंकि गाने अंकल ठीक तो नहीं बन रहे हैं आजकल, ह्यूमन इमोशंस के पास ही नहीं है गाने में बेटा, है ना? जिन गानों में कोई ह्यूमन इमोशन कनेक्ट नहीं करता, मैं उन गानों के बिल्कुल खिलाफ होता हूँ, मैं उन गानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। क्या आपका जो गाना था बलमा, वो था फायर ब्रिगेड के ऊपर, उसमें ह्यूमन इमोशन क्या है? मॉनिटरीली अगर हम पैसों के बारे में बात करें तो अगर आपका गाना रिक्रिएट हो रहा है, हमारी एक संस्था है कंपोजर और राइटर की, जिसको बोलते हैं IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी। कंपनी जो थी वो म्यूजिक कंपनी के कब्जे में थी, जो हमारे राइट्स हैं हमको दे दो। उन्होंने कहा आपके राइट्स ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत पैसा हम आपको देते हैं दैट इज़ आवर ग्रेटनेस। मुझे मेरे मरने का गम नहीं है, मरना तो जीना तो हर आदमी आता है तो जाता ही है, गम है कि मेरे साथ मेरे गीत मर जाए। सर मेरा नाम, सबसे पहले तो मेरा नाम दीपक है जी जी। मेरे पॉडकास्ट का नाम है द चिल आवर पॉडकास्ट। सचिन, द चिल आवर HOUR, द चिल आवर पॉडकास्ट। ठीक है, तो आइडिया ये है कि जेनजी इसको थोड़ा सा लुभाया जाए और उनके बारे में बात किया जाए। और मैं खुद 90s किड हूँ। आपके हिसाब से मैं कितना बड़ा हूँ? मेरी उम्र क्या होगी? अराउंड 30। 29, हाँ चलो चलिए 30 सुन के मेरे को थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है। 29 चलिए फिर भी ठीक लगता है मेरे को। लगता है कि अभी भी बाउंड्री के नीचे हूँ थोड़ा यार। थोड़ा बचा हुआ हूँ, बट you looks 30 because of your body and personality, और बियर्ड वर्ड रखा है तुमने इसकी वजह से। हाँ, beard। अगर तुम बियर्ड निकाल दो और थोड़ा और उसमें आ जाओ, then you look 25 हो रहे हैं। मेरे को डर सर ये है कि अगर मैं दाढ़ी निकाल दूं तो मेरे घर वाले मेरे को ना पहचाने क्योंकि मैंने 9 साल से शेव नहीं करी है, प्रॉपर क्लीन शेव नहीं करी है, तो दे आर यूज्ड टू सीइंग दिस फेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर मैं घुस जाऊं कई बार घर में तो बोलेंगे ये कौन आ गया लड़का। बट सर सबसे पहले तो ह्यूज फैन ऑफ व्हाट यू डू, व्हाट यू हैव डन फॉर द इंडस्ट्री। कि जितना भी बोला जाए आपके बारे में बहुत कम है, और जितने इंटरव्यूज़ मैंने देखे लीडिंग अप टू दिस इंटरव्यू, वो आई डोंट थिंक उसमें ऐसा कुछ है जो कवर नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि मैं क्या बात करूँ आपसे आज, जो क्या निकलवाया जाए आपसे, जिससे कि ये एपिसोड थोड़ा डिफरेंट साउंड करे। जी। हमारा आइडिया सर ये है पॉडकास्ट के पीछे कि हम बहुत कैंडिड अनफिल्टर्ड बातें करते हैं जो हमारे ऑडियंस को पसंद आती है, और ट्राई करेंगे कि जितने भी कहानियाँ हैं, जो एंडलेस गानों की कहानियाँ हैं, वो शायद आपसे खुरेद के निकाली जाए, जिससे कि ऑडियंस को समझ में आ जाए। 80 घाट की चाय पसंद है आपको? 80? अरे बेटा कहाँ नाम ले लिया तुम, और किस शहर का नाम ले लिया। मतलब मैं बनारस का जब जिक्र आता है ना, तो मेरा बचपन मुझे दिखने लगता है, मेरी जवानी मुझे नज़र आने लगती है। बचपन बनारस को मैंने बहुत क्लोजली जिया है बेटा। बनारस मेरी रूह में कहीं है, और बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन और काल भैरव और बनारस का नाश्ता, बनारस की चाय, बनारस की गंगा, बनारस का मतलब भांग, बनारस का पान, बनारस का क्या क्या तुमसे कहूँ कि जो मुझे 24/7 मेरी जहन में रहता है, मुझे याद रहता है। तो बनारस की चाय, बनारस का पान, बनारस की भांग और बनारस के खाने का तो कोई, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, कहीं नहीं मिला। और बनारसियों की एक बड़ी ख़ास आदत होती है, हर सिटी वालों की आदत होती होगी, मगर बनारसी दुनिया में कहीं चला जाए वो बनारस उसके साथ ही रहता है। अगर उसका बस चले तो कभी भी छोड़ के, चाहे वो अमेरिका में हो कि लंदन में हो कि जापान में हो, वो छोड़ के भाग के बनारस आ जाएगा।
ये जो आपने अभी बोला कि बनारस उसके साथ ही रहता है, क्या ये क्या बनारसी लहजा है? लहजा बनारस का लहजा मेरे उससे जाता ही नहीं। मैं कहीं भी बोलूँ ना, लोग समझ जाते हैं कि मैं बनारस से हूँ। अच्छा, बहुत सारी ऐसी वर्ड्स हैं अंकल। देखिए मैं अंकल में आ गया, जब पर्सनल हाँ, व्यक्तिगत चलो, बातें कोई हो रही है बात वो नहीं। अंकल में आ गए। अब मुझे उससे परहेज नहीं है जी। ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद हिंदी वर्ड्स नहीं हैं, उर्दू वर्ड्स है, लेकिन शायद हमें हिंदी वर्ड्स रेगुलर कॉन्वर्सेशन में, वार्तालाप में हमें लगता है कि वो हिंदी वर्ड, जैसे बातें। बातें शायद हिंदी वर्ड नहीं है। मैं तुमको बताऊं, हिंदी का हृदय इतना उदार है कि हिंदी में हम जितनी बातें बोलते हैं उसमें 60% जो है दूसरी लैंग्वेज है, पारसी है, अरबी है, उर्दू है। बट वो हिंदी ने इतना अपने में उसको घुला लिया है, मिला लिया है कि जब तुम फ्रैंकली बोलते हो फ्लुएंटली, तो तुमको समझ में नहीं आता कि तुम हिंदी बोल रहे हो, मराठी बोल रहे हो, गुजराती बोल रहे हो। तो ये अगर आप शुद्ध हिंदी बोलने जाओ तो आधी बात तो किसी की समझ में नहीं है। करेक्ट, सही तो बात है। अब वो भाषाओं का इतना खिचड़ीकरण हो गया है कि मैंने जब वो गाना लिखा था तो मुझ पे बड़ा एक इल्ज़ाम लगा कि वो एक बड़ा मशहूर गाना मेरा अक्षय कुमार का, कि उसमें कितनी भाषाएं। तो लोगों ने बोला कि समीर जी ये इंग्लिश स्टाइल के गाने कब से आप लिखने लगे? हाँ। वो गाना था, देखो उसमें मैंने कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो जेनजी है ये कोई एक भाषा बोलती नहीं। बात करते करते कुछ पंजाबी बोल देंगे, कुछ मराठी बोल देंगे, कुछ गुजराती बोल देंगे। तो वो गाना इनसे आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने वो ख़ास तौर से वो गाना लिखा था। कितने अरमान मान 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 जागे थारे वास्ते सोनिए, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, मैं याद सताए तेरी। अब देखो कहाँ से शुरू होता है, पंजाबी, इंग्लिश, राजस्थानी, गुजराती, सबका तड़का है उस गाने में। तो जब मैंने उनसे कहा कि भाई ये मेरी मजबूरी है, बिकॉज जब मैं पिछले 45 साल से जनरेशन के साथ मूव कर रहा हूँ, तो आई हैव टू बी विद देम, वरना वो मुझे कट ऑफ कर देंगे कि नहीं यार ये आदमी तो वही पुरानी चीज़ें कह रहा है। तो आप अगर अपडेट अपने आप को नहीं करोगे तो बेहतर है रिटायरमेंट ले लो और इन्जॉय करो अपनी रिटायर्ड लाइफ। तो मैंने तो बेटा हमेशा भाषाओं को कभी बंदिश की तरह इस्तेमाल नहीं किया कि नहीं मैं हिंदी गाना लिख रहा हूँ तो मैं प्योर हिंदी में ही लिखूँगा। और अब जिस तरह से काम हो रहा है इसमें ये मुमकिन भी नहीं है। अभी तो मुझे एक बात की जो सबसे ज़्यादा डर है कि जैसे OTT के डायलॉग्स में गालियाँ आने लगी हैं, कहीं हिंदी के गानों में न गाली शुरू हो जाए। इस कंट्री में कुछ भी मुमकिन है भाई। ये जो जनरेशन है इनको किसी चीज़ की बॉदरेशन ही नहीं है। ये वो करना चाहते हैं जो उनके दिल में है, वो संस्कार, वो भाषा, वो संस्कृति, वो परवरिश गई तेल लगाने। ये जो अब जैसा जीना चाहते हैं वैसे जिएंगे। बट आपको लगता है वो गड़बड़ है कि वो सही है? 100% गड़बड़ है बेटा। देखो 100%। गड़बड़ मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ। एक हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी लोगों के दिलो दिमाग में चीज़ है कि ये इंडियन लोगों के का ब्लॉकेज है एक, कि जो गुजर गया वही अच्छा था, जो चल रहा है वो गड़बड़ है। ये एक्सेप्टेंस जो लोगों की है ना, यही लोगों को जनरेशन गैप क्रिएट करवाती है। आपको उसके बाहर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हर दौर में जितनी उम्र मेरी हो गई है, आई एम 60+, हर दौर में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। कोई ऐसा दौर एक्सेप्ट राम राज्य के अलावा कोई भी राज्य ऐसा नहीं आया जिसमें सब गाने अच्छे ही बने हों या सब गाने बुरे ही बने हों। तो आप यू कांट से कि नहीं यार ये जो चल रहा है बहुत बकवास है। नहीं भाई, एक तो आप बोल रहे चल रहा है, तो चल रहा है तो इसका मतलब कुछ तो अच्छा है, वरना चलता क्यों? पहली बात। दूसरी बात, मैं उन लोगों की तारीफ करता हूँ इस जनजी जनरेशन में, वो बच्चे बहुत आगे जाएंगे जो दोनों चीज़ों को मर्ज करके लेके चल रहे हैं।
उन्होंने बहुत से करोड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं जो अपने संस्कार को भी साथ में रखे हुए हैं, अपने दायरे को भी साथ में रखे हुए हैं और अपनी तरह से जी भी रहे हैं। जैन जी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो। देयर इज द बाउंड्री फॉर एवरीथिंग। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बाउंड्री के बाहर है। आप बाउंड्री के बाहर गए, इसका मतलब है यू बिकम एनिमल। तो आपको किस तरह की ब्रीफ मिलती है? पहले किस तरह की ब्रीफ मिलती थी, अब किस तरह की ब्रीफ अब मिलती तो है? ब्रीफ नाम की चीज ही खत्म हो गई ना। अच्छा, ब्रीफ ऐसा है? काय के लिए अब तो ये आता है कि सर कोई हिट गाना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, बस। इसका मतलब क्या होता है? बस आपके पॉकेट में हिट गाने रखे हैं, आप दे दो उनको। कोई मतलब नहीं होता है। इसको बोलते हैं ना कि फ़र्क ये है कि जब कुछ कुछ होता है, मैं लिख रहा था तो उसकी कहानी मुझे 3-3.5 घंटे नरेशन हुआ था और इतनी डिटेलिंग कि काजोल की चूड़ी का कलर कौन सा होगा और शाहरुख के सूट का कलर कौन सा हो, और एक एक कैरेक्टर्स को करण ने मतलब अंदर डाल दिया था कि आपको लगने लगा कि यार आप कॉलेज गोइंग बॉय बन गए हो और ये लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, एक वन साइडेड लव है, एक तो फिर वो हम उस किरदार में, उस कहानी में चले जाते हैं और उनको जीने लगते हैं। करेक्ट। अब जब हमको कहानी नहीं पता है तो हम कैसे गाना, क्योंकि हम लोग राइटर, गीतकार हैं, हम फ्रीलांस राइटर नहीं है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं जो हमारे मन में आ रहा है। करेक्ट। तो वैसे में अभी जो डेकोरेशन म्यूजिक में आया है, जो प्रॉब्लम हुई है, उसका रीज़न यही है कि वो संजीदगी, वो डिटेलिंग, वो जाइमिंग, वो सब खत्म हो गई। हमारे यहाँ शूटिंग्स में सिंगर बैठे हुए हैं, सोनू निगम, कुमार सानू, अलका, उदित, ये लोग बैठे हुए हैं सिटिंग में, बातचीत हो रही है, रिहर्सल हो रही है, गाने, वो गाना माइक तक जाते जाते तो वो एकदम घोल के पी जाते थे लोग। अभी तो कौन सिंगर कब आके गा के चला गया, कौन म्यूजिशियन कब गा के बजा के चला गया, किसी को कुछ मालूम ही नहीं। सो सिचुएशन इज वेरी क्यों हुई है वो इतनी गड़बड़ी, इतनी अडल्ट्रेशन क्यों हुई है? रीजन ये था कि इन्होंने एक तो ओटीपी आने की वजह से, ओटीपी में उन्होंने म्यूजिक को टोटल बाइकाट करके रखा। म्यूजिक फिलिंग द ब्लैंक की तरह कहीं कुछ डाल दो यार, यहाँ स्पेस है, यहाँ कुछ लग रहा है, कुछ डालना चाहिए तो फोक उठा के डाल दो, कोई भी डाल दो, कोई चीज़ डाल दो। वो तो वहाँ से प्रॉब्लम हुई और कहानियाँ ऐसी बनने लगी। अभी बेच क्या रहे हैं? केवल क्राइम और सेक्स। अब वो कहानियाँ ही नहीं रही, अब वो उस तरह की इमोशनल फिल्में ही नहीं बन रही, मैसेजफुल फिल्में ही नहीं बन रही हैं। भगवान जैसी कोई फिल्म बनाने को तैयार नहीं। सो आपको फिर जब आपको इन तरह की फिल्मों में क्या गाने लिखोगे आप? इसमें कोई इमोशंस है ही नहीं है, कोई कैरेक्टर ऐसा म्यूजिकल कैरेक्टर ही नहीं है, कोई रोमांस है ही नहीं है, देन हाउ यू विल राइट? तो पूरा सर्कल जब तक बदलेगा नहीं ना, और अब वो बदलने का वक्त आ गया है, बिकॉज नाउ दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार एक कुछ मिसिंग लग रहा है। म्यूजिक सैयारा के हिट होने के पीछे म्यूजिक का कितना बड़ा हाथ है तुम सोच सकते हो। आशिकी 2 के भी हिट होने का कारण क्या है? म्यूजिक। इवन एनिमल के हिट होने का कारण म्यूजिक है। सो अब उनको लग रहा नहीं, म्यूजिक भी अगर आ जाए, जो पहले होता था भाई, पहले बोलते थे 50% म्यूजिक का कंट्रीब्यूशन होता है एक फिल्म की शक्ति। देखो बेटा, एक फिल्म आप देख के आते हो तो कहानी तो आपको पता चल चुकी है, आप बार बार वही कहानी तो देखने जाओगे नहीं, लेकिन गाने बार बार सुनोगे। गाने सुनने के लिए बार बार जाते हैं थिएटर में, और परफॉर्मेंस अगर एक्टर बड़ा है और परफॉर्मर है तो वो देखने जा। बस कहानी तो एक बार देखने का चाम रहता है ना, एक बार आपको क्लाइमेक्स खुल गया तो खुल गया। सो दैट इज द रीजन वाई म्यूजिक इज मिसिंग। और दूसरा, क्रिएटर्स को फ्रीडम ऑफ क्रिएशन दिया ही नहीं जा रहा अभी उनको पहले बोला जाता है कि आप यही गाना करना है, आप रिक्रिएट करके दे दो। अच्छा। या हमको ऐसा ही गाना चाहिए, ये पर्शियन गाना है, या ये चाइनीज़ गाना है, ये अरबी गाना है, इसको घुमा फिरा के दे दो। तो हमारे ज़माने में जो कंपोज़र राइटर खुद क्रिएट करते थे ओरिजिनल स्टफ, वो अब है ही नहीं है। तो आप वो जो, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, जितने बच्चे काम कर रहे हैं दे आर 100 टाइम्स बेटर देन अस, बट उनको वो फ्रीडम ही नहीं काम करने। म्यूजिक कंपनी प्रेशर डाले हुए है, हमको यही चाहिए, इसी टाइप का चाहिए, क्योंकि वो मासी है इसलिए। मासी नहीं, मासी नहीं, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, तो वो जो चाहेंगे वही करना पड़ेगा। हाँ, तो वो क्यों चाहते हैं ऐसा? वो इसलिए नहीं, अब उनको समझ में आ रहा है ना
कि वो जो चाह रहे थे वो गलत चाह रहे थे। अब वो क्योंकि वो पुराने चल नहीं रहा है। गाने को रिक्रिएट करके कब तक आप चलाओगे भाई? हम्म। आपको अभी लोगों को नया सुनना है, कुछ अच्छा सुनना है, उसका क्या करोगे? चलो एक बार आपने सारे गाने रिक्रिएट करके न्यू जनरेशन से आपने उनको आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ भाई ये अच्छा है, हिट गाना था यार, लाइक अब कुछ नया तो दो। वो तो उनके पास पुराना नया दोनों आ गया, अब आगे क्या? सो अब वो रियलाइजेशन हो रहा है। और देखो बेटा, हमेशा ये रहा है कि कोई भी दौर बहुत लंबा चलता नहीं, खासतौर से बुरा दौर बहुत लंबा नहीं चलता। वो बदलाव आना ही आना है, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। ऐसा है, ऐसा ऐसा 100% strong आई मान्यता है कैन आपकी। एश्योर यू वेरी सून दिस चेंज ओवर इज गोइंग टू हैपन। क्योंकि सर आजकल के गाने में शायद वो मतलब ना रहा हो एज कंपेयर टू पहले के गाने जो ह्यूमन इमोशंस के पास ही नहीं है गाने ना बेटा, है ना। क्योंकि वो जो बच्चे जो लिख भी रहे हैं ना, उनको वो खुद जो है उनका ह्यूमन रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, और उनमें इमोशंस नाम की चीज़ है ही नहीं। जब तक आप किसी गाने से कनेक्ट नहीं होंगे, पहले मेरे गानों में लोग रोते थे, रोमांस करते थे, नाचते थे, अब वो कहीं रोमांस है ही नहीं है। आजकल के प्यार करने के तौर तरीके तुम लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, कुछ नहीं है। अभी तो आई लव यू तो कोई किसी को बोलता ही नहीं होगा। आजकल तो केवल रोमांस के नाम पे बिजनेस है कि आप मेरे लिए कितने परफेक्ट हैं, कितनी मैं आपके साथ सिक्योर्ड हूँ, आपके पास दो चीज़ें मेरे लिए है कि नहीं, मॉनेटरली पावर और मेरे करियर में आप मेरे लिए क्या है। अगर ये दोनों आप में नहीं है, चाहिए ही नहीं भाई, गेट आउट। ये रोमांस और इमोशन किस ज़माने की बात करते हो भाई? ये सब फालतू बातें हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सर आजकल के ज़माने में फिर जैसे आप, मेरे हिसाब से यू आर सच अ लिरिसिस्ट या राइटर, सॉन्ग राइटर, जहाँ पे आप, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था ललन टॉप में, जब आप सौरभ जी के साथ बात कर रहे थे, तो एक 25 साल की लड़की उठी थी और बोली थी कि मैं 25 साल की हूँ, मेरे 18 साल का छोटा भाई है, वो भी आपके गाने सुनता है, और मेरी मम्मी पापा भी आपके गाने सुनते हैं। तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया था कि आप, तुम्हारा जो लड़का होगा वो भी मेरे गाने सुनेगा आगे बढ़ के, और वो भी, और वो चलती रहेगी। तो ये जो रेलेवेंस को आपने पूरा डेमोलिश किया है, आपने ख़त्म किया है कि यार, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स, हम इतने सारे एक्टर्स को इंटरव्यू करते हैं, एक्टर, सॉन्ग राइटर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट एक्सेट्रा, सबको रेलेवेंस की भूख है कि आज मैं रेलेवेंट रहूं कल, और भूख से ज़्यादा डर है कि कल मैं इरेलेवेंट ना हो जाऊं, कल मैं आज मैंने 2 पिक्चरें की, कल मैं रेलेवेंट ना हो जाऊं, आज मैंने 2 वीडियो बनाई, कल मैं रेलेवेंट ना हो जाऊं। हाउ हैव यू क्रैक दैट रेलेवेंस कोड कि यार पहले के ज़माने में के गाने आप लिख रहे थे तो चल रहे थे, फिर आप थोड़े लेट 90s में आए वो भी चल रहे थे, अर्ली 2000s आए वो भी आपके गाने चल रहे हैं, और उस टाइम तो चल ही रहे थे, अब भी चल रहे हैं 2025 में भी, अभी भी आप गाना लिख रहे हैं, फ्रॉम चिंता ता चिता तिता टू अभी आपने क्रेजी किया रे, धूम धूम मचा ले, आजकल के जनरेशन को भी आप लुभा रहे हैं। तो ये आपने कैसे सीखा है, जनरेशनल अंडरस्टैंडिंग? ये जो मैं जेनजी से जब जुड़ा ना, तो हाँ। जब मैं धूम और हाउसफुल और ये सब जब हो गया, राउडी राठौर, फिर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अभी भी मैं जेनजी से थोड़ा अवे हूँ। तो मेरे हाथ एक पिक्चर लग गई जिसका नाम था फालतू, और मैंने वो गाना लिखा, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, और आलतू जलालतू आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बेटा, हो जा फुल्ली फालतू। यहाँ से मैंने इनको पकड़ा, क्योंकि अच्छा, और आप कैसे चेंज करते हैं अपने आप को, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए बताना ज़रूरी है। ये बहुत आसान काम है बेटा। देखो, सॉन्ग राइटर को डिफ़ाइन करने के लिए मैं एक संतोषानंद जी की एक लाइन बोलता हूँ कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। अगर ये काबिलियत आप में नहीं है तो आप 100% परफेक्ट लिरिसिस्ट नहीं है। यू माइट बी पोएट बट यू कैन नॉट से कि यू आर लिरिक राइटर। लिरिक राइटर कभी वो नहीं लिखता जो लिखना चाहता है, वो हमेशा वो लिखता है जो एक कहानी उससे लिखवाती है या एक किरदार उससे लिखवाता है। सो अगर आप जनरेशन के साथ मिले नहीं, इसका मतलब है आप उससे अवे होते जा रहे हैं। कैसे कनेक्ट कर रहे हो? नहीं बताता हूँ, वही बताने पे आ रहा हूँ। उसका सीधा चक्कर है, पहले तो इनसे दोस्ती करो। कैसे दोस्ती करते हो? इनसे दोस्ती करने का तरीका ये है कि जब आप इनके पास बैठो, हाँ, तो
वो बातें करो जो ये लाइक करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनके गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर लिया, अपनी कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ बता दी। और जब मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताता हूँ कि इस गाने में ये एक्सपीरियंस रहा, ऐसे लिखा, तो उनको लगता है यार आदमी कुछ काम का लग रहा है यार, इससे कुछ कूल लग रहा है। हाँ, कूल लग रहा है और उससे कुछ सीख सकते हैं। तुमने कभी नहीं देखा होगा मैं पजामा कुर्ता पहन के झोला लेके राइटर बनना, मैं बरमूडा पहन के भी चला जाता हूँ, मैं टी शर्ट पहन के भी सेटिंग पे चला जाता हूँ। तो उनको लगा कि नहीं ये आदमी अभी इसके साथ थोड़ा देर चला जा सकता। फिर मैं उनके साथ पार्टी में भी चला जाता हूँ, मैं उनके साथ डिस्को में भी चला जाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उनको लगता है कि नहीं अच्छा, और फिर मैं वहीं बैठ के उनकी लैंग्वेज और उनका मूड पढ़ता हूँ। जैसे कि थोड़ा जैसे एक उदाहरण अभी के साथ। मैंने एक गाना लिखा है इनके लिए खास, जब इनके साथ मैं कैफ़े डे में बैठा, इनके साथ दूसरे काफ़ी स्टारबक में बैठा, इधर उधर बैठा, तो ये जो बात करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से या लड़कियां जब यहाँ आती हैं, इनका जो बात करने का तरीका होता है, तो मुझे लगा अच्छा, इनको एक चीज़ से बहुत नफ़रत है, जिसको कि तुम यार बहुत इमोशनल मत हो, बहुत गले मत पड़ो। सो मैंने लिखा कि डोंट बी सीरियस मेरे यार, डोंट बी सीरियस मेरे यार, यह है सीसीडी का प्यार, यहीं से शुरू यहीं पे ख़त्म, आओ काफी पियो निकल चलो। ये गाना निकल गया आपका? ये गाना भी मतलब आने वाला है। डोंट बी सीरियस मेरे यार, डोंट बी सीरियस, ये है सीसीडी का प्यार। प्यार। क्या बात है। अभी जैसे गाना लिख रहा हूँ, आने वाला है वो कि साले, लड़का एक अपने दोस्त को बोलता है कि साले, शुरू ही ऐसे हो रहा है साले से। साले मेरी गर्लफ्रेंड पे तेरी नज़र है ये मुझे पता है। अब ये चीज़ें, अब जैसे वो गाना था, अब हमारे दौर में अगर लिखते कि तुम मेरी ज़िंदगी में तुम आ जाओ, या मेरी ज़िंदगी में आए हो तुम बाहर बन के, अभी क्या लिख रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगी तुम। दे हेट द इमोशन, दे हेट ये गले पड़ू एटीट्यूड। इनको क्या है, खाओ पियो बत्ती बुझाओ, खत्म। इसका सर मतलब है कमिटमेंट इशू। वही स्पेस, हमको स्पेस में रहने दो, हमको कमिटमेंट लो, हमको कमिटमेंट चाहिए नहीं भाई, कमिटमेंट चाहिए तो गो टू हेल, आई एम नॉट। अंकल आपको पता है आजकल क्या टर्म्स चल रहे हैं रिलेशनशिप्स के? कुछ भी रिलेशनशिप जो जैसे आजकल आ गया है सिचुएशनशिप, इसका क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? कि जिस मूड में है, जी जहाँ है वही यूज करो, निकलो बस, उससे ज़्यादा आगे मत बढ़ो। वो रिलेशनशिप भी नहीं है, हाँ, और वो जानना पहचानना भी नहीं है, बस उसमें कोई लेबल नहीं है। सिचुएशनशिप का मतलब है कि इसमें कोई लेबल नहीं है। क्या हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्या हम एक साथ रिलेशनशिप में हैं, वो क्लैरिटी नहीं है। वो लेबल जिसको बोलते हैं ना कि दिस टू पीपल, दिस बॉय एंड दिस गर्ल, या दिस बॉय एंड दिस बॉय, या दिस गर्ल एंड दिस गर्ल आर इन अ रिलेशनशिप, इसका मतलब ये दोनों एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में है। सिचुएशनशिप का मतलब है कि कोई लेबल नहीं है, कि हम क्या है पता नहीं, दोस्ती से ज़्यादा लेकिन रिलेशनशिप से कम। करेक्ट, उसका मतलब है सिचुएशनशिप। सिचुएशन देखो वर्ड ही, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, जेनजी का टर्म। अच्छा वर्ड दे दिया सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप तो ये अभी कहीं ये गाना भी आएगा देखना। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, एक और टर्म बता रहा हूँ, टेक्सटेशनशिप। सेक्सटेशन टेक्स्ट करते हैं ना हम लोग, मैसेज करते हैं, टेक्सटेशनशिप। टेक्सटेशनशिप मतलब टेक्स्ट पे बातें चल रही है, दोस्ती से ज्यादा है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है। वही डर है, ये लफ्ज से ये मैं भी सीखा हूँ, मेरे को ये उनको सख्त नफरत है कमिटमेंट वर्ड से। दे डोंट वांट, वो मदर फादर से भी कोई कमिटमेंट नहीं चाहते, किसी से कोई कमिटमेंट चाहिए नहीं उनको। दे आर फ्री बर्ड, दे वांट टू लिव देयर लाइफ द वे दे वांट। करेक्ट। सो मगर ये घातक है, ये ठीक नहीं है बेटा। लॉन्गर रन में जाके जब आप एक सर्टेन एज में आते हैं, और जब आप गलती से अगर आपने शादी कर ली, देन यू रिपेंट कि यार ये जो हम सोच रहे थे ये तो गड़बड़ था सारा चक्कर, ये होना नहीं चाहिए। ये जो आपने आपका ये जो गाना है, मैं आपको लिरिक्स पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ये भी आपने लिखा है। और इसका सेकंड गाना जो है, जो मेरे पास लिरिक्स है, वो है फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, हाय अंगारों पर है अरमा हो बलमा हाय।
तो ये दोनों गानों में इतना डिफरेंस है मीनिंग का। ये दोनों अलग अलग जनरेशन के गाने हैं, लेकिन दोनों आपने लिखे हैं और दोनों ही कह सकते हैं वायरल सॉन्ग्स है, जो आज तक अगर कहीं ये दोनों गाने अगर कहीं पे भी बज जाए तो उसके नेक्स्ट अगले 4 लाइन सबको याद होंगे ही होंगे, 100% गारंटीड है। तो ये दोनों गानों के पीछे थॉट क्या है, फ्रॉम दूल्हे का सहरा सुहाने लगता है टू अंगारों पर है अरमा। देखो बेटा, दूल्हे का सहरा सुहाना तो वेरी सिचुएशनल गाना, वो तो मैंने पूरा सिचुएशन, इमोशंस और वो रंग लेके लिखा था कहानी के हिसाब से। बट ये जो है ना, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू अंगारों पर है अरमा, ये इस तरह के टुटके और जुमले मैं आज से नहीं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ। जैसे तुत्तू तू तुत्तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा, अब जैसे वो हाय हुक्कू हाय हाय, ये जो जुमले, और तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए तुन्ना तुन्ना। तो इस तरह के प्रयोग मैं करता रहता हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए। अभी एम्बुलेंस पे इस पे लिखा है ना, फायर ब्रिगेड पे, अभी एम्बुलेंस पे लिखा है गाना है। अच्छा। अभी आने वाला है। मैंने उस दिन हिमेश को बोला कि बेटा देख, फायर ब्रिगेड पे तो कर लिया यार, एक उतना ही पॉपुलर चीज़ है एम्बुलेंस, इस पे कोई गाना बना। अरे बोले सर इस पे कुछ करो। अब देखो एम्बुलेंस को मैं रोमांस में कैसे लेके आया हूँ। एक तो कला है आपकी। बोलती है कि वैद को बुलाया, हकीम को दिखाया, नुस्खा कोई भी मेरे काम नहीं आया। वैद को बुलाया, हकीम को दिखाया, नुस्खा कोई भी मेरे काम नहीं आया। दिलदारा दिलदारा इंतज़ार है तेरा, एम्बुलेंस लेके आजा दिल बीमार है मेरा। अरे बाप रे बाप, क्या बात। सो ये जो है ना बेटा, अब एम्बुलेंस लेके आजा दिल बीमार है मेरा। बेहतरीन। अब जैसे मैंने मुन्नी चला और शीला जब चली, तो मेरे पीछे लोग पड़ गए कि सर आप बोलो, आप क्या लाओगे। सो मैं सीधा लेके छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, और हारे प्रीतम प्यारे, सब आँख तो मेरी चोली में है, बंदूक में ना तो गोली में है। सो मैं तो अपने, यही जो तुम बोल रहे थे ना कि आप अपने आप को बदलते कैसे, मैं ढूंढता रहता हूँ ये जो चीज़ें, इनको पढ़ता रहता हूँ। अभी मैं जैन जी के पीछे पढ़ा हूँ इनके। अभी जैसे तुमने बोला ना सिचुएशनशिप, अब देखना सिचुएशनशिप पे मैं कैसे, इस पे मुझे रॉयल्टी चाहिए 100%। जैसे सीसीडी का, मुझे क्रेडिट भी चाहिए। सीसीडी का प्यार जो मैंने बोला ना, वो यही है। जब इनको आप जब क्लोज जाओगे ना, तब इनको समझोगे। ये मैंने स्पेस की लाइन पकड़ी कहाँ से, वहीं से। जब यहाँ से गया ना, मैं तो साले कमिटमेंट से हटने के लिए स्पेस मांग रहे हैं यार। इस पे गाना बना दीजिए सर, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। 100% बनाऊंगा। द जेन जी सॉन्ग 2026 में, द जेन जी सॉन्ग 100% लिखूंगा बेटा। तो अब क्या है, मैं थोड़ा खालीपन में हूँ, मैं थोड़ा स्पेस में हूँ, इसलिए क्योंकि अब उतनी फिल्में कर नहीं रहा हूँ। अभी मेरी सलमान के साथ एक बहुत बड़ी पिक्चर आ रही है गलवान, या उसमें जो मैंने बिल्कुल अलग तरह के गाने, क्यों कंट्री के ऊपर गाने, पहली बार मुझे इस तरह की कहानी मिली है जहाँ मुझे देश के ऊपर, जबकि मेरा एक गाना आज भी यूथ एंथम है, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। और फिर मैंने एक और फिल्म इसके अलावा लिखी थी, दैट वाज लीजेंड ऑफ भगत सिंह। उसके गाने देश मेरे मेरी जान है तू। उसके बाद एक लंबे वक्फे के बाद ये पिक्चर मुझे मिली है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका म्यूज़िक बहुत लोग पसंद करेंगे। कहानी भी बहुत खूबसूरत है। सलमान के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा टेलर मेड रोड है। तो कहीं ना कहीं कोशिश करता रहता हूँ बेटा। देखो, मैंने एक शेर अपने ऊपर, कल मुझे एक अवार्ड मिला था, तो उसमें मैं ऐसे ही सुना के आया कि ये मैं रहूँ ना रहूँ, ये शेर ज़रूर याद रखना है। और मुझे तो सच बोलूं दीपक, तो मुझे लगता है कि मेरे बाद ये जो एरा है ना, इस तरह के म्यूज़िक, ये 90s का जो एरा जो मैंने जिया है, ये ख़त्म हो जाएगा बेटा। मैं बड़ा निराश हूँ, क्योंकि जो मेरे फैंस हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते हैं, जो जिस तरह से वो गानों को, आज मैं जहाँ जाता हूँ, आप 2-3 मेट्रो सिटी छोड़ दो और कुछ सुनाई ही नहीं देता बेटा, वही लोग सुने जा रहे हैं। मैंने बोला अभी बेचारे करेंगे क्या। वो ठीक है, शाहिर साहब ने तब लिख दिया था कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है।
बट बख्शी साहब ने जो एक बात कही थी ना, वो मुझे अभी सुन के बड़ा दुख होता है कि समीर, मुझे मेरे मरने का गम नहीं है। मरना तो, जीना तो हर आदमी आता है तो जाता ही है। गम है कि मेरे साथ मेरे गीत मर जाएंगे। तो क्रिएटर का ये पेन होता है, मुझे ये दर्द है कि यार ये पूरा एरा ख़त्म हो जाएगा यार। सो उस पर एक शेर लिखा कि ज़िंदगी ने पुकारा चले आए हम, ज़िंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज़ देगी चले जाएंगे। ज़िंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज़ देगी चले जाएंगे। ज़िंदगी हम जिएंगे मगर इस तरह, मर के भी जीने वालों को याद आएंगे। क्या बात है यार, एक था राइटर यार, उसने क्या क्या काम कर दिया यार। क्या और बात है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ा अवार्ड यही है। मुझे ज़िंदगी में सब कुछ दिया ईश्वर ने, सारे अवार्ड्स मिले, रिवार्ड्स तो मिला ही बहुत, मगर वो एक दर्द अब कहीं ना कहीं सताने लगा है कि यार ये कोशिश मैं करता रहता हूँ, जब भी मौका मिलता है एक दो गाने में अपने रंग के ज़रूर डाल देता हूँ, ताकि मेरी पीढ़ी को जब वो मिले तो उनको मज़ा आए सुन के कि यार ये आया कुछ। बट मजबूरी ये है कि अब उस तरह के मेकर नहीं रह गए, उस तरह की कहानियाँ नहीं रह गई, उस तरह का कल्चर नहीं रह गया। तो इस तरह लिए ये सब बेवकूफ़ी का काम जो जैन जी के लिए मुझे करना पड़ रहा है, मुझे अभी चूँकि मैं ज़िद्दी आदमी हूँ, मैं हारता नहीं हूँ, तो हार न मानने की वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर सच पूछो तो दिल अब कहता है कि यार अब कुछ स्वांतः सुखाय के लिए लिखो। किताबें मेरी आ रही, मैं किताबें भी अपनी लिख रहा हूँ, सब है, बट कहीं ना कहीं ये दर्द है तो ज़रूर दिल तो के। क्यों लिख रहे हैं फिर ये जेन जी वाले गाने? नहीं, वो अगर मुझे वो जमाना मजा नहीं आ रहा। चैलेंज लेना मेरी आदत रही है बेटा। हाँ, मैं किसी भी दौर के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ये मत सोचना कि मैं हार के बैठ गया। जब तक सांस चलेगी मैं लड़ूंगा तो जरूर। मैं कितना उसमें विनर हो पाऊंगा, कितना लूजर बनूंगा, ये आने वाली पीढ़ी और आने वाले लोग जब हमारी समरी निकालेंगे, हमारे ऊपर लिखेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि जो तुमने खुद बोला ना कि आपने इतने साल, 45 साल में अपने आप को बदला कैसे, और रह इसीलिए गया ना 45 साल बेटा। अगर मैं ये साल थॉट तो बहुत पहले ही 2000 में ही मेरे दिमाग में थॉट आ गया था कि अब मामला गड़बड़ लग रहा है, मगर उसके बाद मुझे हिमेश मिल गया, तो हिमेश ने मुझे जवान कर दिया, आशिक बनाया आपने, और झलक दिखला जाए और तेरे नाम। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें भी एक मज़ा तो है। तो जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मगर वो जेन जी के लिए काम करने से के लिए जो मेरी एक्साइटमेंट है ना, वो डबल है कि ज़रा मैं देखूँ तो ये कहाँ तक भागते हैं और मैं इनके साथ कहाँ तक चल सकता हूँ। ओ जाने जाना के पीछे क्या कहानी है? वो कुछ कहानी नहीं बेटा, वो गाना इतना इंटरेस्टिंग था, और वो कहानी में वो सलमान खान का वो सब पहले क्लियर था कि वो बॉडी, वो कपड़ा निकालना है, और वो ट्यून मुझे बड़ी पसंद थी। टिंग 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 टिंग। और ओ जाने जाना जो इस्तेमाल हुआ था ना, ओ जाने जाना, ऐसा इस्तेमाल कई बार, आ ई ओ। तो ये सब तो मैंने कितना किया है, तुम कभी मुझे मेरी तो रिसर्च पे डालोगे ना। अगर ये जो आप बता रहे हो, ये अगर आप 5 गाने ऐसे बता दो जहाँ पे आपने ऐसे ऐसे प्ले किया, मजा आ जाएगा। मैंने बताया ना तुमको, देखो अभी पहला तू तारा बोल बताया, फिर वो हाय हुक्कू हाय हाय, फिर वो तक तक तुन्ना 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 तक तक तुन्ना, फिर दुनिया दी ठा 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 वो गाना था, और फिर वो क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, तो एक वर्ड था, क्रेजी वर्ड को लेके ही मैंने पूरा गाना लिख दिया था। तो अब जैसे अनारकली डिस्को चली, इस तरह के जुमले जो अभी जो बोला ना तुमने, फायर ब्रिगेड मंगवा दो, तुम फायर ब्रिगेड को गाने में लेके आना, तो ये सब चीज़ें जो हैं ना, ये मेरे अपने पैतरे हैं, और मैं इन तरह के गानों को ढूंढता हूँ और उनको इस्तेमाल करता हूँ। बाद में लोग उस तरह की बहुत सारी चीज़ें यूज करने लगते हैं, बनाने लगते हैं। हाँ। तो ये मेरी अपनी एक स्टाइल है, मेरा अपना एक तरीका है काम करने का, और इसलिए अपने आप को चेंज करते रहने का ये बेस्ट रिसोर्स है। वरना आप रोमांटिक गाने लिखते रहो, कितना लिखोगे, उसके बाद कुछ चेंज ओवर के लिए इस तरह की मस्ती करने में मज़ा आता है। वो छम्मा छम्मा वर्ड जो मैंने यूज किया, धक धक करने लगा,
तो ये ऐसे तो मैं याद करूं तो कितने वर्ड आए, अभी तो मुझे जो इमीडिएट याद आ रहे हैं मैं वो गाने का तुमको बोल रहा हूँ, ऐसे और भी वर्ड्स होंगे। ये जो ओ जाने जाना का जो स्टार्ट हुआ था, एक तो बिकॉज जब ऑफ ट्यून, वो ट्यून ऐसी थी ना, अच्छा टंग 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 टंग। अब हाँ। उसमें कैसे लिखो, डंग 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 डंग, ओ जाने जाना। टिंग 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 टिंग। हाँ, तो वो उस तरह से वर्ड्स कई बार ट्यून पे जो तू 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 तारा ट्यून की वजह से आया न तारा। अब वो ट्यून ऐसे बनी तो मैंने यार ये अजीब ही कुछ साउंड कर रहा है, तो फिर उसमें मैंने लिखा तू 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 तो तारा। ये ट्यून कहाँ से आया? ट्यून पहले बन के आया? ट्यून पहले बन जाती है ना, बहुत उसके से। बाद उसके फिर आप बाद ये मैंने करते हो कि लिखा, इसमें वर्ड बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, या हमें कुछ ऐड करना चाहिए? ऐड करना है। जब पहला वर्ड मीनिंगलेस होता है उसके बाद आपको उसकी मीनिंग लानी पड़ती है। हाय हुक्कू हाय हाय, ये लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए जाए। तो ऐसे ही बनते हैं गाने, दिस इज द प्रोसेस ऑफ। अब ये हाय हुक्कू ही आपका कोरस पार्ट है या यस। स्टार्ट ही आपका उससे हुआ। Correct. जब आपको धुन मिली होगी आपको Correct. हाय हुक्कू आया कहाँ नहीं, से? वो इसलिए क्योंकि कुछ ब्लैंक माइंड था और कुछ एक मस्ती का गाना बनाना था, तो क्या सोचें यार। अब आनंद मिलिंद मैं दोनों चाह रहे हैं कि कैसे सोचें, कुछ समझ में नहीं क्या नया क्या करें। मैंने रुको यार कुछ उठपटांग सोचते हैं। तो उठपटांग सोचते सोचते मैंने बोला यार हाय हुक्कू कुछ ऐसा करें। तो उसने बोला यार अच्छा आगे आगे देखो क्या होता है। फिर मैंने सोचते सोचते हाय हुक्कू हाय हो गया, चलो भाई आगे चलो। तो ये ऐसे ही आ गया बस। अब जैसे ही मैंने वर्ड दिया उसने तुरंत ये ट्यून बनाई, हाय हुक्कू हाय हाय हुक्कू हाय, ये लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए हाय हुक्कू हाय। तो बोलते ना खूबसूरत लड़की है मगर उसको डेकोरेशन कर दिया जा रहा, तो और उसमें कुछ नया तड़का। एक तो पहले जितना भी इंटरनेट पे डेटा है वो पहले आप बताइए कितना सच है, क्योंकि विकिपीडिया में आपके 2 बर्थडे दिखा रहे हैं, तो कितना सच है कितना झूठ है? क्या है अभी मुझे विकिपीडिया या गूगल्स पे क्या दिखा रहा है उससे मुझे हैरानगी नहीं होती। हैरानगी ये होती है कि लोग इतना ब्लाइंड फेथ करने लगे हैं। हाँ। ऐसा लगता है जैसे कि विकिपीडिया पे जो चीज़ है वो ब्रह्म वाक्य है, कि भगवान राम ने अगर जैसे कोई सेंटेंस कहा था तो वो तो गलत हो ही नहीं सकता। एक ही आदमी जो है जो कभी झूठ नहीं बोला होगा वो है भगीश्वर। ईश्वर के अलावा तो सब कहीं ना कहीं झूठ सच करते रहते हैं। तो ये विकिपीडिया पे कुछ भी लिखते हैं। विकिपीडिया पे तो मेरे 2 बर्थडे हैं, अब कहाँ रेक्टिफाइड करवाऊँ, कहाँ जाऊँ कि भैया नहीं मेरा एक। तो मैंने भी सोचा चलो इसी बहाने 2 बर्थडे पे ही सही बुके 2 बार आ जाता है। तो विकिपीडिया की बात पे बहुत यकीन मत किया करो। अगर तुम ऑथेंटिक कुछ करना चाहते हो, जानना चाहते हो, और अगर वो शख्स है दुनिया में तो बेहतर है उससे बात कर लो, या उसका कोई क्लोज रिलेटिव है, बेटा है, बेटी है, वाइफ है। तो अभी जैसे मुझे 3 दिन पहले शैलेंद्र जी का सम्मान दिया गया। अब उनके लड़के शैलेंद्र इतने बड़े गीतकार, राज कपूर की सारी फिल्मों का गाने लिखने वाला आदमी, किसी ने रियलिटी शोज में कहा कि राज कपूर ने 1 रुपया लिया था। और उससे भी हैरानगी की बात यह है कि किसी शो में वहीदा जी ने बोला कि मैंने केवल 1 रुपया लिया, जबकि शैलेंद्र जी का बेटा और उनकी बेटी दोनों उस दिन मुझे मिले और उन्होंने कहा कि सर ये लोग कुछ भी बात करते हैं, प्रॉपर पैसा राज कपूर ने लिया था, बराबर पैसा वहीदा रहमान ने लिया था। ये सब लोगों में गलत, और ये लोग जो ये बात करते हैं इन लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कि भैया शैलेंद्र जी की फैमिली में लोग अभी जिंदा हैं। आप उनसे एक बार पूछ लो ना। नहीं, बट उसने उनसे कहा, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, और बोलते चले जा रहे हैं। किसी को ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ लेना देना ही नहीं है। बट दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बात ऐसे ही फैल जा रही है कि 1 रुपया लिया। कई बार इंटरव्यू में किसी ने किसी से पूछा, बहुत मशहूर नाम है वो,
सोशल मीडिया पे, जिसने पूछा भी और जिसने बताया भी। किसकी बात कर रहे हैं? और नाम मत पूछो तो बेहतर है, मगर तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। कुमार विश्वास जी से मनोज मुंतशिर ने पूछा कि ये फोक गाने जो आते हैं इंडस्ट्री में, अरे बोले फोक काहे, क्या फोक, ये लोग फिल्म के तो राइटर जो हैं वो उठा के फोक पे अपना नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, लकीली वो इंटरव्यू चल रहा था, मैंने देख लिया। तो पहले तो मैंने मनोज को फ़ोन किया, मैंने बोला मनोज तू सवाल करता है तो कम से कम तुझे तेरे सवाल के बारे में ऑथेंटिसिटी पता होनी चाहिए। अच्छा नहीं तो तुम ये कैसे पूछ सकते हो कि फोक के बारे में? तो उसने बोला सर मैंने कोई गलत सवाल नहीं पूछा था। मैंने बोला भाई फोक गानों के बारे में आप, अब उन्होंने जब बताया तो मुझे सचमुच ये पता नहीं था कि ये आपका लिखा हुआ गाना ओरिजिनल गाना है या फोक बेस है। हमने बोला यही फ़र्क है बेटा, खैके पान बनारस वाले को आज तक पूरी दुनिया जानती फोक है, जबकि उस गाने का फोक से कोई लेना देना नहीं है। और मेरे फादर का क्रिएट किया हुआ गाना, उनका लिखा हुआ गाना है, कल्याण जी आनंद जी की बनाई हुई धुन है। तो बल्कि मैंने कुमार विश्वास जी से भी बात की, बोला कुमार ये भाई कुछ भी बोला करो तो यार थोड़ा सोच के बोला कर। तो उन्होंने बोला नहीं भैया शायद गलती हो गई, ऐसा नहीं था। तो ये कॉपीराइट का इशू नहीं आता है कभी कभी? आता है बेटा कॉपीराइट। अभी अब इसमें क्या है, यहाँ की जुडिशरी इंडिया का तुमको पता है ना। सही बात आप उस पता चला ज़िंदगी भर जब तक आप जिंदा हैं केस लड़ते ही रह जाएंगे, उसका फैसला कुछ होना नहीं। वही तारीख पे तारीख मिलेगी। तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं कि यार झंझट में मत पड़ो। इसीलिए मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में वो ये सारी बातें, लकली अब पॉडकास्ट में काफ़ी कर रहा हूँ, तो ये सारी बातें मैं क्लियर करते हुए जाता हूँ कि आने वाले जनरेशन जो है उसको पता रहे कि नहीं यार समीर जी का पॉडकास्ट देखो, उसमें उन्होंने बोला था कि ऑथेंटिक है या फोक से लिया हुआ गाना। तो ये बड़ा फाइट है बिटवीन छोड़ो जाने दो वर्सेस स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज योर्स। यस, समझ रहे हो ना? तो ये किसमें क्या करना चाहिए? कभी आप फंसे हो कि चलो ये गाना आपका है और मे बी क्रेडिट आपको ना मिला हो, ऐसा कभी हुआ है? और नहीं बेटा ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्रेडिट नहीं मिला हो कई बार ऐसा। अब मुझे जैसे तुम बोलो ना विकिपीडिया पे या यूट्यूब पे कई बार ऐसी बेवकूफ़ी कर देते हैं वो लोग, गाना दे देंगे और नाम किसी का भी डाल देंगे, उनको पता ही नहीं होता, कहीं पढ़ लिया होगा। फॉर एग्जांपल दिलबर दिलबर मेरा गाना, पहले दिलबर भी मैंने लिखा और जिसने भी रिक्रिएट किया वो 1-2 लाइन ऊपर लिख के, और राइटर का नाम आ रहा है कि दिलबर दिलबर इज रिटेन बाय शब्बीर अहमद। अब पता चला कल को आने वाली पीढ़ी को लगने लगेगी कि शब्बीर ने गाना लिखा हुआ है, तो कई बार कई जगह जो है वो मेरा नाम है ही नहीं है उसमें, जो ओरिजिनल पूरा गाना जिसका लिखा हुआ है उसका नाम ही नहीं है। चलिए उसमें एक लाइन ये ऐड कर दे कि अडेप्टेड बाय समीर अंजान, ये कर दे कि वहां से अडेप्टेड बाय शब्बीर अहमद, द ओरिजिनल सॉन्ग इज रिटन बाय समीर जी। हाँ ये उल्टा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। सही बात है, मेरी गलती। हाँ ठीक है, तो सही बात है। वो सब ये लोग करते नहीं बेटा। और देखो जो ओरिजिनल राइटर है उसका नाम नीचे लिखा होता है और जो क्रिएट करेगा उसका नाम ऊपर होता है। ये कई बार म्यूजिक कंपनी वालों के साथ भी बड़ी बहस हुई है मेरी, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। अब उनका आर्गूमेंट क्या है कि सर ये जो नई जनरेशन है ये अपनी जनरेशन के म्यूजिक डायरेक्टरों को जानते हैं, तो हम जब अगर आपका नाम लिख देंगे तो उनको लगेगा कि आपका अल्हम्दुलिल्लाह तो गाना है तो मेरा ही। तो अगर आपका गाना रिक्रिएट हो रहा है तो क्या उसमें आपको रॉयल्टी मिलता है? 100% मिलता है। और उसमें क्या क्या, अगर उसका मैथ हमको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएं। वो मैथ में भी गड़बड़ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मैथ में गड़बड़ ये है कि ये जो कॉपीराइट है ना, हाँ, हमारी एक संस्था है कंपोजर और राइटर के जिसको बोलते हैं IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइज हमारी रॉयल्टी कलेक्ट करती है। पूरी दुनिया में हमारा गाना जहाँ जहाँ बजता है और ला के यहाँ हमको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके। पहले ये कंपनी जो थी वो म्यूजिक कंपनी के कब्जे में थी इलीगली। जब हम लोगों को पता चला तो हमने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, ये जो हमारे राइट्स हैं हमको दे दो। उन्होंने कहा आपके राइट्स ही नहीं हैं,
जो थोड़ा बहुत पैसा हम आपको देते हैं, दैट इज़ आवर ग्रेटनेस। तो जावेद साहब आए, फिर जावेद साहब ने कहा कि ये तुम लोग गलत बात कर रहे हो, मुझे उकसाओ मत। मगर दैट वाज द ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि उसी वक्त जावेद साहब जो है राज्यसभा के लिए चुने गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जावेद साहब ने अपना मिशन बना लिया कि नहीं, ये तो हमको करना पड़ेगा हमारी फ्रेटर्निटी के लिए। उन्होंने कहा कि आप लोग चुप हो जाओ, मुझे ज़रा इस पर होमवर्क करने दो। उन्होंने पूरी दुनिया से कॉपीराइट मंगवाया, तमाम लोगों से बात की, जजेस से लेके, वकीलों से लेके, फिर उन्होंने सोनिया जी के पास ये प्रपोजल डाला कि सोनिया जी ये बहुत मैसिव इशू है और ये केवल म्यूजिक फ्रेटर्निटी की बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि इंडिया का कॉपीराइट करेक्ट नहीं है, इसलिए हजारों हजारों करोड़ों में पैसा सब बाहर रुका, मिसयूज हो रहा है। सही बात है, मिसयूज हो रहा है। वो बात उनको समझ में आ गई। उसके बाद एक बड़ी लंबी कहानी है, इससे पूरी फिल्म बन सकती है और मैं तुमको 3 घंटा बताऊंगा, तुमको समझ। इन शॉर्ट ये फिर 2012 में लॉ ऑफ लैंड चेंज हो गया, फिर कॉपीराइट करेक्ट बना और वो बिल पार्लियामेंट में और दोनों जगह पास हुआ। पास होने के बाद फिर हमारे हाथ में IPRS हमारा आ गया। अब वो हमारे कब्जे में जब आया तो फिर लोगों को रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हुई। अब मैं तुमको बताऊं कि डिफरेंस ये है कि आज से 30 साल 35 साल पहले पहली रॉयल्टी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी जब म्यूजिक कंपनी के कब्जे में था IPRS, तो 11 करोड़ हुई थी। अच्छा, अभी जो लास्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूट हुई है रॉयल्टी, वो 600 करोड़ हुई है। तो तुम इमेजिन करो कि राइटर और कंपोज़र का फ्यूचर आगे के लिए कितना अच्छा हो सकता है। तो बड़ी लंबी 12-15 साल की जंग लड़ने के बाद तब जाके राइट्स हमारे हाथ में आया और अब वो राइट्स ऐसा हाथ में आ गया है कि दिस इज़ नॉट असाइनेबल। आप कोई इसको आपके राइट लिखवाना भी चाहे तो इलीगल हो जाएगा। तो इसमें क्या परसेंटेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर आप थोड़ा बता पाएं? कॉपीराइट में 3 लोग होते हैं, आथर मतलब गीतकार, कंपोजर मतलब म्यूजिक डायरेक्टर एंड पब्लिशर। पब्लिशर में 2 लोग आते हैं, या तो म्यूजिक कंपनी आती है या प्रोड्यूसर आता है। ठीक है। प्रोड्यूसर ने अगर अपने सारे राइट्स म्यूजिक कंपनी को दे दिया, देन म्यूजिक कंपनी विल बी पब्लिशर, और अगर प्रोड्यूसर ने नहीं दिया है देन प्रोड्यूसर विल बी। तो 100% में 50% पब्लिशर को जाता है एंड 50% में 25% राइटर, 25% म्यूजिक डायरेक्टर। अब जो गाना रिक्रिएट हुआ, अब उसमें 2 कंपोजर आ गए और 2 राइटर आ गए, तो अब वो जो 25-25 जो है वो 12.5% पे डिवाइड हो गया। मगर फ़ायदा ये हुआ कि रिक्रिएट करके भी आपको ओरिजिनल जब बजेगा तब तो आपको 25% पूरा मिलेगा, बट रिक्रिएशन जब बजेगा तो उसमें आपको केवल 12.5% मिलेगा। अच्छा, तो ये फॉर लाइफ टाइम रॉयल्टी? फॉर लाइफ टाइम। तो मगर फ़ायदा उन लोगों को हो गया ना, एक आदमी 2 लाइन लिख के 12.5% रॉयल्टी ले रहा है। सही बात है, सही बात है। जबकि उनकी रॉयल्टी मुश्किल से 5% से ज़्यादा नहीं होनी तो चाहिए। इसमें अंकल क्या करें ये बताइए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कितना ही जंग लड़े वहां तक जाएं जहां तक जरूरी है, या तो मगजमारी हटाएं, अपना काम पे ध्यान दें और आगे बढ़े। वही कर रहे हैं ना बेटा, वही कर रहे हैं। टाइम बिंग तो हम लोग वही कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये शायद बहुत लोगों को ना पता हो। नहीं पता है ना, जानना बहुत ज़रूरी है ये। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कोई भी राइटर कंपोजर 50 भी सुपरहिट गाने लिख देना तो उसको पूरी ज़िंदगी एटलीस्ट किचन की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अंकल हमको बताइए सुपरहिट गाना का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि पहले क्या था अभी क्या है, कैसे बदला है? बेटा अब तो देखो सब सोशल मीडिया पे तुमको क्लियर समझ में आ जाता है। हाँ। जो गाना वायरल हो गया सोशल मीडिया पे वो समझो हिट है। तो अंकल क्या रील के लिए गाने लिखे जा रहे हैं, मतलब रील में जो चलेंगे? नहीं गाने, हाँ आप तो सही पूछो। तो आप तो ये जो अभी लेटेस्ट आया है ट्रेंड, उसमें गाना क्या होगा वो बात की बात है, वो रील पे जाएगा कि नहीं गाना ये दूसरी शर्त हो गई है।
क्योंकि रील से भी पैसे बहुत आते हैं रॉयल्टी के। बाप बड़ा ना बड़ा अंदर अंदर भैया, कहानी में कहानी, कहानी में कहानी है the whole thing is that के भैया। सबसे बड़ा बड़ा रुपया। एक आइकॉनिक गाने के बारे में मेरे को बात करनी है आपसे, जरा जरा बहकता है। उस गाने की बैक स्टोरी क्या है, क्योंकि वो बहुत ही आइकॉनिक गाना है। उस गाने की तो कहानी बताता हूँ, उस फिल्म की ही कहानी अपने आप में बड़ी कमाल की है। हुआ यूँ कि मैं 90s के पीरियड में 93 94 में मेरी ये हालत थी कि मुझे ब्रीदिंग का भी स्पेस नहीं था। मैं मेरे ख्याल से 12-15 साल केवल 2.5 से 3 घंटे सो पाया हूँ रात को। 12-15 साल? 15 साल। क्या बात कर रहे हैं? कांस्टेंट काम का इतना प्रेशर था। मैं 3 बजे 4 बजे रात को काम करके लौटा, 1.5-2-3 घंटा सोया, सीधा उठा 6:30 बजे, फटाफट रेडी हुआ, सीधा भागे सिटिंग के लिए। 7 बजे सिटिंग पे पहुंच गए, सिटिंग ख़त्म की, सीधा 9-9:15 निकले, वहाँ से रिकॉर्डिंग में चले गए, रिकॉर्डिंग से लौटे, फिर शाम की सिटिंग पे लग गए। इस म्यूजिक डायरेक्टर क्या, उस म्यूजिक डायरेक्टर क्या, उस म्यूजिक डायरेक्टर क्या, भाग 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 भाग। सो अब ये सारा काम हो रहा था मुंबई में। वासु भगनानी की ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैंने 26 से 27 फिल्में इन वन स्ट्रेच की है। किसी एक प्रोड्यूसर की, कोई एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर बदल गया है, डायरेक्टर बदल गया, हीरो बदल गया, हीरोइन, केवल राइटर नहीं बदला, सॉन्ग राइटर। क्या बात कर रहे ये हैं? 26 फिल्म बेटा, 1-2 फिल्म नहीं। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम कूली नंबर 1, बीबी नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, क्या कहाँ तक नाम गिनवाऊँ। कट टू, अब वासु जी ने एक साउथ की पिक्चर का राइट्स लिया। ओरिजिनल पिक्चर का टाइटल था मजनू, और वो उनको फिल्म बनानी थी हिंदी में। तो ओरिजिनल ट्रैक पे गाने हिंदी में लिखवाने थे। तो उन्होंने कहा कि समीर जी ये तो मामला फंस गया, और वो म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ आएगा नहीं, वो भी बड़ा बिजी म्यूजिक डायरेक्टर है, उसका नाम मतलब उसका नाम हरीश जयराज। तो हमने बोला वासु जी मेरी ये हालत है कि मैं यहाँ 1 घंटे के लिए मुंबई छोड़ दूँ तो 10 लोगों का गाना अटक जाएगा, और आप बोल रहे हैं 1 दिन के लिए वहाँ, वो मैं नहीं जा पाऊँगा, आप प्लीज़ किसी, नहीं समीर जी वो तो लिखना तो आपको पड़ेगा। अरे मैंने बोला यार अच्छा, अभी मैं उनके साथ सारी फिल्में कर रहा हूँ, मैं उनसे पंगा भी नहीं ले सकता। तो मैंने बोला वासु जी उसको बोलो ना आ जा मुंबई में यार, या उसका ट्रैक मंगवा लो, मैं ट्रैक पे लिख के उसको भेज दूंगा। बोले नहीं वो बोलता नहीं, आई नीड राइटर हियर। बहुत दिमाग दौड़ाया। मैंने बोला अच्छा एक दिन थोड़ा सा मुझे वक्फा होता है जिसका नाम है संडे। आप एक काम करो संडे अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करो। हाँ 6-6:30 बजे वाली फ्लाइट बुक। ये कौन से साल की बात है? एग्जैक्ट ईयर नहीं पता होगा, वो रहना तेरे दिल में का रिलीज़ का डेट देखोगे तो पता चल जाएगा। एक बार मोहित भाई चेक करना। तो हाँ। अब ठीक है भाई, उन्होंने टिकट बुक कर दिया। मैं 7:30 बजे की फ़्लाइट थी, 2001। तो 9:30 बजे के आसपास मैं लैंड किया। कहाँ लैंड किया? चेन्नई। चेन्नई। और सीधा होटल के रूम में गया। लकली वो जो डायरेक्टर था वो हिंदी स्पीकिंग था, ज़्यादातर साउथ के डायरेक्टर हिंदी नहीं। मैंने बोला सर एक काम करो, आप ब्रेकफास्ट करते करते आप मुझे सिचुएशन नरेट करते जाओ, एक एक गाने की, पूरी कहानी भी बिल्कुल नरेट मत करो आप, एक एक गाने का थोड़ा सा आगे की थोड़ी पीछे की कहानी सुना दो और ट्यून दे दो, और आप मेरे सामने बैठे रहो। अब मैंने एक एक गाने की ट्यून पकड़ी और वो बोलता गया कि ये सिचुएशन है, ये मूड है, ऐसा कुछ मैं चाह रहा हूँ, और मैंने लिखना शुरू किया। 1 गाना, 2 गाना, 3 गाना, 4 गाना, 5 गाना। उसके बाद नंबर आया इस गाने का। अब इसकी जब ट्यून मैंने सुनी तो मैंने बोला सर ये इतनी उलझी हुई ट्यून है, और दूसरा इस ट्यून की प्रॉब्लम है इसमें बीट कहीं पकड़ में नहीं आ रहा, कहीं तो रुके ट्यून, ये रुके तो मैं वो थॉट को वहाँ में कहानी लिखवानी थी पूरी। ये ऐसा फ्री हैंड सिचुएशन नहीं थी कि भैया आप लिख दीजिए, नहीं, उसमें उसके दिमाग में स्पेसिफिक थॉट था कि ऐसा ही चाहिए और ये हमारा विजुअल ये जाएगा। मैंने बोला बहुत बुरे फंसे यार,
मैंने बोला अच्छा चलो सर बताओ। तो उन्होंने जो भी बताया फिर मैं शुरू हुआ। अब उसकी ट्यून तुम अगर सुनोगे, ज़रा ज़रा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में ना। अब वो चलता ही जा रहा है, चलता ही रुकता ही नहीं। खैर मैंने बोला, वो बोलते हैं हमारे यहाँ गाँव में कहावत है ना, मरता क्या न करता, जान पे आई हुई है। मैं शुरू हुआ और लिखता गया लिखता गया लिखता गया, हो गया ये गाना हो गया। और तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे, 6:30 7 बजे मैं सारे गाने लिख के उसको हैंड ओवर करके म्यूजिक डायरेक्टर के पास गया, ट्यून चेक करवा ली, फ़्लाइट पकड़ा। मैं जिस फ़्लाइट से चढ़ा उसी फ़्लाइट से के उतरा गाना डब करने के लिए, सच कह रहा है दीवाना। तो वो मोमेंट मुझे नहीं भूलता कि मैं और वो दोनों एयरपोर्ट पे टकराए। अरे सर हमने बोला तू जहाँ जा रहा है वहाँ वही ख़त्म करके मैं आ रहा हूँ। अरे आप है नहीं, रिकॉर्डिंग में आप रहते तो मज़ा आता। अरे हमने बोला बेटा तू रिकॉर्डिंग की बात मत कर, मेरे भेजे पे बुलेट लगी हुई, मुझे भागना है मुंबई किसी भी। तो और ये पिक्चर जब बन गई, हो गया, तो कहीं ना कहीं वासु जी को इस म्यूजिक पे शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अब उनको जिद आ गई कि ये पिक्चर हमको इसी दिन रिलीज करनी है। अच्छा, हम लोग मना कर रहे थे, वासु जी थोड़ा म्यूजिक बहुत कमाल है, थोड़ा म्यूजिक पॉपुलर होने दो, फिल्म को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वो मानने को तैयार नहीं मैं तो रिलीज करूँगा। कारण नहीं वो डेट उनको लगा कि ये हाँ, क्योंकि प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर तो उनको लगा कि यार डेट करेक्ट है, अगर मैं मिस कर गया तो आगे कोई राइट प्लेसिंग पिक्चर के लिए मिलेगी नहीं। ठीक है, उसमें उन्होंने रिलीज़ कर दी। अच्छा, रिलीज़ कर दी और पिक्चर चली नहीं, मगर धीरे 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 म्यूज़िक जो पिकअप करना शुरू किया तो ऐसा पिकअप किया कि मतलब जिस गली से मैं गुजरा यही गाने सुनाई। अभी भी मैं रेडियो पे कभी जाता इंटरव्यू करने, बोलते हैं कि रेडियो पे हाईएस्ट प्लेड गाना है ज़रा ज़रा महकता है। आज भी वो उतने ही लोग पसंद करते हैं इस गाने को। आजकल के सिंगर्स के बारे में क्या राय है आपकी? मैं 2-3 नाम लेता हूँ। एक है अनूप जैन, एक है प्रतीक कुहाड़। आपने इनका नाम सुना है, इनके गाने सुने हैं? नहीं सुना है? नाम सुना है, बट ऐसा कोई जिस तरह से तुम बोल रहे हो कि आपने इनका नाम सुना है, तो मतलब ये जैन जी के हिसाब से दे आर वेरी पॉपुलर। तो आर यू नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द जेन जी मार्केट in terms of the singers? In terms of singers, I am aware, but I don't like that. That's why I don't recognize them. अच्छा, तो आजकल जो गाना लिखा जा रहा है जेनजी के हिसाब से, वो यू डोंट लाइक द सिंगर्स एंड यू डोंट लाइक द सॉन्ग्स। टाइप का नहीं बेटा, अच्छा है कि बुरा है, मैं उसके बारे में टाइप का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या एक नहीं, जो जिस तरह के गाने मुझे पसंद है, चाहे वो जेनजी के हों कि पुराने हों कि नए हों, जिन गानों में कोई ह्यूमन इमोशन कनेक्ट नहीं करता, मैं उन गानों के बिल्कुल खिलाफ होता हूँ। मैं उन गानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। चल जाए, कुछ भी चल जाता है, उसकी बात नहीं है, बट सवाल यह है कि क्या सचमुच उस गाने में कुछ ऐसी बात है? हो सकता है जो जेन जी जनरेशन है उसकी ज़िंदगी के तौर तरीके वैसे ही हो उनका। जैसे आपने आपका जो गाना था बलमा, वो था फायर ब्रिगेड के ऊपर, उसमें ह्यूमन इमोशन क्या है? ह्यूमन इमोशन है उसका, वो क्यों बोलती है कि सिगड़ी पे दिल सेक रही हूँ, तेरा रास्ता देख रही हूँ, मैं कैसे जल रही हूँ, मतलब मेरे अंदर इतनी जलन है तुझसे मिलने की कि तू फायर ब्रिगेड लेके आ और जल्दी से इस आग को बुझा। तो अब वो एक जिसको बोलते हैं ना कि वो बात कहने का तरीका अलग था, मगर वो जो बात का के मायने थे वो बड़े साफ थे। उसमें केवल फायर ब्रिगेड नहीं है, उसका पूरे गाने के एक एक लाइन सुनोगे। अंकल, क्या एक गीतकार का अपना चॉइस होता है और वो कितना मायने रखता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने 5000 गाने लिखे, फॉर एग्जाम्पल 5000 गानों में मैं अज्यूम करता हूँ कि 2500 गाने, मतलब 50% ऑफ द सॉन्ग्स में शायद आपका वो इंटरेस्ट का ना रहा हो।
मे बी आपके टाइप का गाना नहीं है, जैसे आपने बोला कि आपके टाइप का गाना नहीं है, फिर भी लिखना तो पड़ेगा ही। तो क्या आपका कोई चॉइस है वहाँ पे कि आप नहीं, वहाँ कोई चॉइस नहीं होती, लिखना ही पड़ेगा ना? वहाँ लिखना ही पड़ेगा। वो प्रोफेशनल मजबूरी है। हाँ, तो या लेकिन तो आप लिखो या छोड़ दो। हाँ, दीवाना जो पिक्चर आई थी आपकी, सोचेंगे तुम्हें प्यार, कुमार सानू जी का जो गाना था, एक तो कुमार सानू जी की आवाज़ में, दूसरा आपका लिखा हुआ गाना, कितना वायरल हुआ वो, ऐसा क्या मैजिक था उस गाने में जो चल गया? और दीवाना का पूरा एल्बम मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन एल्बम है। उसके पीछे की कोई कहानी है जो शायद जनता को ना पता हो? उसकी कहानी, सोचेंगे तुम्हें प्यार की तो कहानी नहीं है, मगर उस फिल्म के म्यूजिक की कहानी है। हाँ। क्या हुआ, ये जो लोग आजकल 90 चाहिए 90 चाहिए 90 चाहिए करते रहते हैं, बट उनको ये नहीं खबर कि 90s की फिल्में जो थी, हाँ, वो सारी की सारी म्यूजिक पे बेस थी। करेक्ट। उन फिल्मों की कहानियाँ ऐसी गुथी जाती थी कि उसमें म्यूजिक का ज़बरदस्त स्कोप हो। और ख़ास तौर से जब रोमांटिक सब्जेक्ट में ट्रायंगल फंसे ना, तो उसमें क्या होता है, राइटर को हर पहलू पे लिखने का मौका आता है। एंगर भी है, सेपरेशन भी है, मुलाकात भी है, रोमांस बेइंतहा है। सो दीवाना के साथ भी वही हुआ। साजन, दीवाना, ये सारी फिल्में जो थी वो ट्रायंगल थी। दीवाना जब आई तो वही सेम, सब वही टीम थी पूरी। नदीम श्रवण, मैं, राज कंवर की पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर, गुड्डू धनोआ और 2 और पार्टनर थे उनकी पहली फिल्म, स्वीटी कपूर, और ये लोग मिलकर, 3 लोगों ने मिलकर वो फिल्म बनाई। नदीम के बहुत फेवरेट स्टारों में थे ऋषि कपूर। वो ढूंढ रहे थे कि ऋषि भैया की कोई पिक्चर मिले, क्योंकि उनको लगता था इससे रोमांटिक एक्टर इंडस्ट्री में कोई नहीं है। मिल गई भाग्य से। तो उन्होंने बोला कि राज, इस पिक्चर में तो तू देख अब मैं क्या करता हूँ। फिर हम लोग लगे और गाने बनते रहे। तो 2-3 गाने शाहरुख ने सुने, उस पिक्चर में शाहरुख थे, करेक्ट। वो लगा कि यार तो ऋषि भैया को कमाल कमाल के गाने। तो वो एक दिन पहुँच गए, उन्होंने बोला कि वो सर, सब गाने ऋषि भैया को, यार हमारे लिए भी कुछ करो आप लोग, यार मेरी पहली फिल्म एज ए हीरो आ रही है इसमें। तो पहले नदीम भाई अवॉइड कर रहे थे कि यार हटाओ, अभी कहाँ है नया लौंडा, इसके चक्कर में कहाँ। बट फिर उनको लगा कि नहीं यार, बड़ा डेडिकेटेड लग रहा है, इसको कुछ इसका करना चाहिए। तब पहला गाना हमने किया, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। फिर उसके बाद भी नहीं, एक और देते हैं, इस लड़के में कुछ तो है। फिर उस ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, इसलिए जाने जाना दीवाना। इसीलिए इन दोनों गानों में सिंगर कुमार सानू नहीं थे, विनोद राठौर को लिया कि वॉइस चेंज लगनी चाहिए, कि यार शाहरुख के लिए अलग वॉइस है। और हमारे साथ कुमार सानू, अलका याग्निक और अनुराधा जी जब शुरू हुए 90s में, तो उदित, कुमार सानू, अभिजीत, ये पूरी टीम जो थी ना, कुमार सानू ने नदीम श्रवण के 95% गाने गाए। कुमार सानू ने नदीम श्रवण को अपने कलेजे में उतार लिया था। वो समझ गया कि यार मेलेडी यहाँ है, अगर इस आदमी की फीलिंग मैं ले लूँ अपनी आवाज़ में ना, तो फिर मेरी आवाज़ इमोर्टल हो जाएगी। और वही उसने किया। उसके पहले कि तुम कुमार सानू के गाने सुनोगे ना, तो वो बात नहीं थी जो आशिकी में आई। और नदीम ने गवा गवा के कि नहीं टाइगर, इसको ऐसे तू गा। और वो टीम बन गई। फिर तो कुमार सानू का मतलब वो पूरा एरा जो था उसी के नाम था। करेक्ट, सही बात है, सही बात है। दीवाना में मुझे दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और वो गाने पे इंतज़ार, क्या था वो गाना, सोच, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तो अंकल ये बताइए कि अलका जी से ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है, आप करते हैं कि उदित जी करते हैं? ये तो जग जाहिर है, उदित जी ने तो खुला इजहार किया है। उसके बावजूद आप डिनाई कर रहे हैं क्या? अगर ने उसके बावजूद मैं ये बोलूं कि मैं अलका से प्यार, भाई अलका से मेरा कोई प्यार व्यार का रिश्ता नहीं है। अलका का मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। और हम सारे लोग एक दोस्त की तरह ही काम किए हैं। मैंने कभी काम में इन चीज़ों को ढाला नहीं उठा, क्योंकि
आप प्रोफेशन में जिसमें रहते हैं, अगर उसमें लड़कियों के चक्कर में, सिंगर के चक्कर में अगर आप पड़े तो समझ लो 50% तो आप गए काम से। अंकल इंडस्ट्री में तो हो ही रहा है ये सब। ना हो रहा होगा, बट मैंने तो नहीं किया बेटा, बाकी दुनिया करती रहेगी, वो तो चलता ही आपका ये सेल्फ कंट्रोल कहाँ से आया, या आपको कोई मेंटोर था जो आपको सिखाया था? मेरी परवरिश, मेरे फादर, मुझे मेरे नाम से ज़्यादा मेरे फादर के नाम की फ़िक्र थी, क्योंकि मेरे फादर को आज भी तुम किसी से पूछोगे कि अनजान जी के बारे में आपकी क्या राय है, तो बोलेंगे कि ही वॉज गॉड मैन। उनसे ज़्यादा शरीफ आदमी हमारी इंडस्ट्री में कोई है ही नहीं राइटर। तो जब मैं जरा भी मेरे दिमाग में कोई ऐसा फितूर आए ना, और फट से मुझे लगे कि अगर पापा को पता चला तो मेरी क्या हालत होने वाली है, तो वो डर जो है ना मुझे बंदिशों में बांध के रखा, और मैंने कभी भी कोई गलत कदम उठाया ही नहीं इंडस्ट्री में। आपके पिताजी के साथ आपके क्या संबंध थे, अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं? शुरुआती दौर में बहुत बुरे थे। उसका कारण ये था कि ही वॉज नॉट कीन कि मैं मुंबई आऊँ। उनका ये था कि आप बिल्कुल कुछ भी करना, मुंबई आने का ख्याल दिमाग में डालना भी मत। कारणवश? बिकॉज ही डजंट वांट कि 17 साल उन्होंने स्ट्रगल किया था, उसके बाद उनको सक्सेस मिली थी। तो उनको हर बाप को लगता है कि यार जिस आग में मैं जला हूँ मेरा बच्चा नहीं जले तो बेहतर है। द रीजन वाज ओनली दिस, और कोई उनको एनिमिटी नहीं थी मुझसे या ऐसा नहीं था। और उनको मालूम था ये बहुत रिस्की लाइन है, इसमें सरवाइव करना एज ए सॉन्ग राइटर इम्पॉसिबल टास्क था। उस ज़माने में तो और मुश्किल था। और आप आए फिर भी 10 साल संघर्ष किया है। वही तो वो जब यहाँ 1 साल तक मैं उनसे अलहदा रहा, दूसरी जगह रहा, चाल में रहा, बड़ी गंदी ज़िंदगी जी, जब उनको पता चला, उनसे मिला, तब मुझे उनको लगा कि नहीं ये बिल्कुल मन बना चुका है। और कुछ चीज़ें उन्होंने सुनी तो उनको लगा नहीं इसको काम तो आता है। फिर उनकी स्वीकृति मिली, और उसके बाद तो हमारे रिश्ते इतने अच्छे हो गए कि मैं उनको केवल अपना फादर नहीं बोलता। ही वॉज माई गुरु, मेरे मार्गदर्शक थे, मेरे गुरु थे, मेरे पिता थे, मेरे आदर्श हैं, आज भी वो मेरे आदर्श रहे। सो चीज़ें होती हैं लाइफ में बेटा, कभी कभी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, रुकावटें, जिसकी वजह से कुछ रिलेशन में भी कड़वाहट आती है, मगर फिर फाइनली अगर सच्चा प्यार है एक दूसरे के प्रति तो आप मिल ही जाते हैं कहीं ना। मेरे को बताइए अंकल, एक बेटा और एक पिता का रिश्ता इतना पेचीदा क्यों है, या क्यों होता है? बातचीत ज़्यादा होती नहीं है? पहले होता था, अब नहीं है। अब ये जो जनरेशन गैप जहाँ था ना, वहाँ प्रॉब्लम थी। अब तो मेरे बेटे से मेरी तो कोई कड़वाहट है ही नहीं। हम तो उससे, उसकी गर्लफ्रेंड से लेके मेरे कोई भी अफेयर रहे हों उनके बारे में सब कुछ उससे बात करता हूँ। जैसे कि बेटा लोग बोलते हैं मैक्सिमम रोमांटिक गाने मैंने लिखे हैं। सही बात है। तो ये तो कोई कह दे, मैं कह दूं कि नहीं मैंने रोमांस किया ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, आप ही ले आए टॉपिक। तो अब आप बताइए फिर नहीं कैसा रहा, क्या रहा बेटा? हमने जिस जमाने में मोहब्बत की और जैसी मोहब्बत की, हाँ, मेरे करीब 15-16 साल के अफेयर में, कैन यू इमेजिन, मैंने लड़की को केवल एक बार उसका हाथ टच किया था। मतलब अब तो वो 15-16 साल में कितने लोग बदले हैं? नहीं कोई एक इंसान, वन गर्ल मैन था मैं। और नहीं, बट यू वर इन रिलेशनशिप ओनली वंस? नॉट रिलेशनशिप, अच्छा, अफेयर। यस। क्या फर्क है दोनों में? बहुत, ये तुम लोगों को ज्यादा बेहतर पता है। नहीं, वो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। नहीं, उस जमाने में रिलेशनशिप में जाते ही नहीं थे। रिलेशनशिप में तब जाते थे जब या तो उनकी शादी पक्की हो जाए या शादी हो जाए, उसके पहले हाँ। उस जमाने में मिलना मिलाना भी, ये जितनी कहानियां बनी है, लैला मजनू, हीर सिरी फरहाद, हीर रांझा, एक कोई मिला ही नहीं ना। हाँ। क्योंकि वो उस दौर में हालात ऐसे थे, पीढ़ियां ऐसी थी, डर इतना था कि आपने एक दूसरे को देख के मुस्कुरा लिया, ये भी लुका छिपी होना चाहिए। सामने अगर एक लड़की ने आपको देख के हंस दिया तो वही बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो वैसे माहौल में आप किसी से रिलेशनशिप में रहें,
ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये अफेयर का अर्थ क्या है? अफेयर का, देखो, मिलन जो है ना, वहाँ अफेयर का अंत है। वो वहाँ से दूसरे रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। प्रेम का मतलब है इंतज़ार। जिस दिन वो ख़त्म हुआ ना, उस दिन समझ लो वो मोहब्बत ख़त्म। बोलते हैं ना कि इश्क जो है दो दिलों के बीच का नशा है। इश्क जो है वो दो दिलों के बीच का नशा है। किसी ने लाइन लिखी है, जिसका पहले उतर गया वो बेवफा है। तो अच्छा, इंतजार ही प्यार है। जिस दिन प्यार में मिल लिए ना, खेल खत्म भाई। जब तक आप सफर में हैं तभी तक रास्ते पे हैं ना। मंजिल पे पहुंच गए तो सफर खत्म, रास्ता खत्म। तो हम लोगों ने तो पूरी ज़िंदगी केवल इंतज़ार का मज़ा लिया, और उसमें जो कुछ आज भी, वो चीज़ें आज भी मेरे जहन में हैं। जब मैंने वो लिखा, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर ज़िंदगी का पी लेंगे हम, तो ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस थे बेटा। ऐसा थोड़ी है कि सिचुएशन से ही मैं इंस्पायर होकर लिखा। ये मेरे आशिकी के जितने गाने थे वो सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। आशिकी के गाने आपके आशिकी से निकले मेरी थे। आशिकी से निकले हुए थे। Correct? अच्छा, क्योंकि ये तो असंभव बात है कि आप अगर मोहब्बत पे गाने लिख रहे हैं या इनकार पे गाने लिख रहे हैं या आक्रोश पे गाने लिख रहे हैं तो वो आप में ना आया हो। एक राइटर का औहदा जो है वो अपने एक्सपीरियंस से ही बनेगा। डेफिनेटली। और अगर बिना हुए करोगे तो फेक लगेगा। वो जो आजकल हो रहा है, आजकल आपको, लेकिन आपको मतलब बहुत गुस्सा है आजकल जो हो रहा है उसमें। नहीं बेटा, गुस्सा आक्रोश इसलिए है। मुझे ही नहीं, मेरे जितने फैन मिलते हैं, जिस तरह से वो गिड़गिड़ाते हैं मेरे सामने ना, हाँ। कि सर कुछ तो अच्छा दे दो। मेरे को कई लोग ऐसे मिले कि सर हम लोग भाग्यशाली हैं हाँ। कि हमारे पास आप लोगों का म्यूजिक है। आज वाले तो साले, इनका दुर्भाग्य है कि इनके पास कुछ अच्छा सुनने के लिए नहीं है। तो बोले हम लोग सेटिस्फाइड हैं, हमको नहीं चाहिए भाई ये सब। मगर मैं जो तुमको बार बार एक ही बात बोलता हूँ ना बेटा, मैं अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, कोई मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं अपनी पर्सनल राय देता हूँ। नहीं सही बात है। मैं उसमें क्वेश्चन नहीं उठा रहा। मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये जो सुन रहे हैं बकवास है, इनको क्यों पसंद है। नहीं भाई, है पीढ़ी बदल गई, जनरेशन बदल गई, टाइम बदल गया, कल्चर बदल गया, सब कुछ बदल गया है। हो सकता है कि उनके दिमाग से यही चीज़ें अच्छी लग रही हों। मैं कौन होता हूँ? आप भी तो अडेप्ट कर रहे हैं, आप भी तो अभी भी लिख रहे हैं। कर रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। क्योंकि वही मैंने बोला ना कि बहुत चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगती मगर मैं करता हूँ, बिकॉज वो मेरी प्रोफेशनल मजबूरी है। अगर मुझे मार्केट में रहना है, अगर मुझे इनके साथ काम करना है, तो आई हैव टू मूव विद देम। अंकल, क्या मानसिकता है, लास्ट कुछ सवाल है जो उससे हम रैप अप करना चाहेंगे। ये क्या मानसिकता है कि आप अभी 67 ईयर्स ओल्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 60 साल में आदमी रिटायरमेंट ले लेता है ट्रेडिशनली, लॉफुली अगर देखा जाए तो। आपकी क्या मानसिकता है कि आपको आज भी रेलेवेंट रहना है, और जो कि आपने कायम रखा है? मतलब ऐसा नहीं है कि 90s में आप फेमस थे तो 2000 में रेलेवेंट हो गए, 2000 में फेमस हुए तो 2010 में इरेलेवेंट हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने वो कायम रखा और हमने डिस्कस किया कौन कौन से कैसे कैसे गाने आपके आए हैं। तो आपकी क्या मानसिकता है कि आपको कब तक काम करना है? क्या आपका एम्बिशन है? वो कब तक रुकेगा, कब जाके? या फिर वही वाला लॉजिक यहाँ पे भी है कि अगर मिल गया तो फिर खत्म हो जाएगी कि इंतजार? वही लॉजिक है। क्योंकि देखो बेटा, एक तो हमारा काम ऐसा है ना कि इसमें कोई उम्र की कोई दीवार नहीं है कि राइटर जो है वो केवल 50 साल तक ही गाना लिख सकता है, उसके बाद नहीं लिख सकता। राइटरों के साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक राइटर जितना बूढ़ा होता है क्रिएटिवली वो उतना जवान होता है। मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, बट मंशा क्या है लिखने के पीछे? क्या वो पैसा है कि वो क्रिएटिविटी है? आखिरी सांस तक हाँ लिखने की मंशा है। कारण? क्योंकि मैं उसके सिवा जी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा फ़लसफ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं काम छोड़ूंगा मर जाऊंगा। तो अब ऐसा नहीं केवल फिल्म में लिखूं, फिल्म नहीं है तो किताबें लिखता हूं, अपनी किताबों में गाने लिखता हूं। किताबें नहीं है तो मैं अपना कॉन्सर्ट करता हूं, कॉन्सर्ट नहीं है तो मैं
पॉडकास्ट में जाता हूँ, पॉडकास्ट नहीं, मैं कहीं ना कहीं मतलब आप खाली नहीं बैठेंगे? खाली मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि अच्छा। खाली अगर मैं बैठ गया ना, तो अभी अगर मैं 67 का हूँ तो तुमको मैं 87 का दिखने लगूंगा। तो मैं अपने आप को इसीलिए इतना फिट रखता हूँ, अपने माइंड को इतना शार्प करके रखता हूँ, और वो जो एक कुछ नया करने की ललक जो दिल में है ना, हर दिन, क्योंकि हमारा काम, वी आर द लकीएस्ट वन कि हम वो काम करते हैं जो हमको पसंद है। एक जगह पे मैं आपको अंकल टोकना चाहूंगा। मेरे को ये बताइए कि क्या आर्ट पागलपन है? क्या आर्ट जो गाने लिखने की कला है, या चाहे वो 100% मैडनेस है, चित्र है, 100%, ये नॉर्मल आदमी का काम ही नहीं है ना, तो पागलपन है। पागलपन। इसका मतलब आर्टिस्ट को थोड़ा पागल तो होना ही पड़ेगा। 100 होता ही है, अदरवाइज वो अच्छा पक्का आर्टिस्ट नहीं है वो। रॉकस्टार देखिए आपने? देखिए, रॉकस्टार में रणबीर कपूर थे, उसमें एक लाइन है जहाँ पे वो जब उसका दिल टूटता है, वो आके जहाँ पे वो समोसा खाने आता है, तो वो समोसा में ज़्यादा चटनी मांगता है कि अरे चटनी देना, क्या कर रहा है? तो वो बोलता है क्या हो गया तुझे जे, क्या क्या बनता जा रहा है तू? दिल टूटा है तेरा दिल, उसमें तो चटनी मांग रहा है, क्या कैसी आशिकी है तुम्हारी? तो इसमें कहने का मतलब है कि वो रॉकस्टार में जनार्दन को रियलाइज करवा रहा है कि तू आर्टिस्ट है, तू चटनी मांग रहा है, तेरा दिल टूटा है, तेरी आर्ट कहाँ है, तेरा कला कहाँ है? और तब जाके वो जनार्दन से जॉर्डन बनता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि पागलपन सब, देखो इंसान, अच्छा शेर है जॉन आलिया का। हाँ। हम लोगों की वो हालत है कि एक आदमी जॉन आलिया से मिलने आया, जॉन आलिया उससे बोलता है कि आप मिलने को मुझसे आए हैं, आप मिलने को मुझसे आए हैं, बैठिए मैं बुला के लाता हूँ। कि साला मैं अभी अपने सेंसेस में ही नहीं हूँ, मैं है ही नहीं हूँ। हाँ, सही बात तो है। पहले मुझे मेरे उसमें आ जाने दो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो आर्टिस्ट जो होता है ना बेटा, आर्टिस्ट हमेशा किसी और ट्रांस में होता है, और आर्टिस्ट उस ट्रांस में क्या कब कर रहा है उसको पता भी नहीं होता। अगर वो चटनी बार बार मांग रहा है तो ट्रांस में है कहीं, उसको अब उस वक्त कुछ नहीं, तो चटनी के चटनी। तो अंकल मैं फिर से जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी बात की, जहाँ आपने बोला था कि आजकल के बच्चों को स्पेस की ज़रूरत है। अगर जनरेशन बदला है और इस जनरेशन को क्रिएटिविटी में आने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए, तो क्या वो गलत है? या हम कहाँ बोल रहे हैं गलत है? उसके लिए स्पेस चाहिए तो गलत नहीं है, गलत काम के लिए जो स्पेस चाहिए वो गलत है। सही बात है, सही बात। खैर आर्टिस्ट वाली बात जो है, आई थिंक वो बड़ा जाया करना बहुत जरूरी है कि पागलपन एक मतलब अत्यंत लेवल पे पागल होना जरूरी है। जितना बड़ा पागल उतना बड़ा आर्टिस्ट। ये आप घर वाले जो सुन रहे हैं, आजकल के जो आर्टिस्ट है, घर वाले अगर नहीं मानते हैं ये बात कि मैं आर्टिस्ट हूँ और घर वाले बोलते चुपचाप पढ़ाई करने बैठो, तो उनको क्या मैसेज है? समझना पड़ेगा बेटा उनको कि यही तो जनरेशन गैप की लड़ाई है ना। हाँ। कि जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं तुमको दूँ, बढ़िया एग्जांपल है कि मेरे दादाजी टेलीविज़न पे समाचार जब देखते थे तो हम लोग जाके ज़बरदस्ती रिमोट छीन लेते थे कि क्या दिन भर आप समाचार देखते रहते थे। तो वो हम लोगों को मारने के लिए दौड़ाते थे कि तुम लोग आओ रूम में, इतना मारूंगा ना। तो हम लोग भाग जाते थे मारे डर के। अब बाहर जाके जो भी दिमाग में यार बुढ़ा सटिया गया, मानता नहीं है वो। कट टू अब मैं बूढ़ा हुआ, अब मैं बूढ़े हुए हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ, मान लो मैं बूढ़ा हुआ, मैं समाचार देख रहा हूँ। तो अब जब मेरे बच्चे आते हैं ना, पापा हम लोगों को हम ना बेटा तुम लोग देख लो, मैं उनको रिमोट दे देता हूँ, मैं बेडरूम में चला जाता हूँ, अपना समाचार लगा के देखता हूँ। ये जो गैप है ना, ये पहले के ज़माने में ये जो गैप में जो लोग हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भैया आप पुराने हो गए हैं, इनकी सोच अलग है, इनको इनकी सोच के साथ चलने दो। अगर आप नहीं मानोगे तो लड़ाइयाँ होंगी, डिस्टेंसेस बढ़ेंगे, यही सब होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो बेहतर यह है कि अगर तालमेल बना के रखना चाहते हो तो इनसे दोस्ती कर लो, इनके करीब आ जाओ, तो दोनों की निभ जाएगी, वरना दोनों बिखरेंगे या 100%। इसीलिए पहले के सब लोगों में सेपरेशन बहुत होता था, अभी नहीं होता।
क्योंकि अब बच्चों को अभी चलो ठीक है, अब उनकी मजबूरी है, अमेरिका काम करने चले गए, लंदन चले गए, तो वो सेपरेशन अलग है। मगर वो कभी भी अगर उनका बाप से माँ से जमती है तो हमेशा दे आर इन टच। वो रोज़ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वो अमेरिका में भी रह के रोज़ टच में रहते हैं। तो ये जो लोग हैं जो इस चीज़ का विद्रोह करते हैं ना, वो उस चीज़ को मानते नहीं कि चेंज हो गया, कुछ बदला है, साला वही है, तुम लोग बेवकूफ़ी करो, कुछ बदला नहीं है। बिकॉज दे डिड नॉट अपडेट देमसेल्फ। तो डिनायल में रह रहे हैं, डिनायल में। हाँ, तो ये सेनाइल में है, सेनाइल में चले गए हैं, और डिनायल में, सेनाइल और डिनायल दोनों में बैठे हुए। ये सेनाइल तो बढ़िया, आप राइटर तो ऐसे ही थोड़ी है। कोई जीवन में, अब तक के जीवन में, क्योंकि जैसे आपने बोला कि 93-94 में आप 26 फिल्में कर रहे थे एक साथ, 3-4 घंटे सोए हैं 12-15 साल तक, जितना आपने मेरे को बोला उतना मेरे को याद है। पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं तो छूटा ही है पीछे। 100%। तो कोई मलाल है उसका? मलाल केवल एक ही चीज़ का है बेटा। देखो, एक चीज़ तो मुझे, मैं फिलॉसफी बहुत अच्छे से समझता हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बहुत कुछ खोया है? बहुत नहीं, बहुत कुछ नहीं खोया है। अच्छा। मगर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस किया है ना, अपने लिए नहीं जी पाया। एक जो होता है ना कि मैं ये बंद मुट्ठी कभी खोल दूँ, वो खोला नहीं। कि अभी क्या दिल हुआ ना कि यार बहुत लिख लिया, चलो कश्मीर में चल के लेट जाते हैं यार एक हफ्ते ना। अभी क्यों नहीं हो सकता वो? वही, अभी भी वही पागलपन थोड़ा निकालता हूँ। पहले से, पहले वाली हालत नहीं है अभी। बीबी को लेके कभी जाना होता तो मैं निकल जाता हूँ, कभी बच्चे मूड में आ गए, पापा चलते हैं, चला जाता हूँ। बट अब वो उम्र निकल गई बेटा, जो रियल जीने की बात कर रहे हैं। वो एक मेरा शेर है बहुत अच्छा, सुन लो। हाँ। कि जब सारा जीवन बीत गया तब जीने के दिन आए। जब सारा जीवन बीत गया तब जीने के दिन आए। जब खाली हो गए मैखाने तब पीने के दिन आए। तो मुझे काम के लिए नहीं लगता कि वो उम्र गुजर गई, नहीं, मगर मुझे पता है कि अगर उस उम्र में मुझे वो फ्रीडम मिला होता, मैं थोड़ा काम करके, मगर जिम्मेदारियां इतनी थी, टारगेट इतना मुश्किल था। बोलते हैं ना, किसी ने बड़ा अच्छा पढ़ रहा था, लिखा है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने साथ पूरी निर्दयता बरतो। अपने आप को टार्चर करो कि साले लेना तो है, ये चाहिए ही चाहिए मुझे, तभी तुम लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। अंकल थोड़ा तो बैलेंस मेंटेन हो सकता है। मतलब मैं समझता हूँ एज एन आर्टिस्ट, नहीं, मैं समझता हूँ एज एन आर्टिस्ट पागलपन जरूरी है, जो कि हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया। कहीं ना कहीं वो ललक है एज एन आर्टिस्ट कि खाली नहीं बैठना है, चुल है अंदर, चुल ही कहेंगे इसे, कि ललक है, चुल है कि अंदर खाली नहीं बैठना है। लेकिन जब निजी जीवन में इतना कुछ छूट रहा है, क्या, और आप मुझे रोक सकते हैं अगर मैं कहीं बियॉन्ड द लाइन जा रहा हूं तो, बट क्या आपकी वाइफ के साथ कभी रिलेशन बदले इस चक्कर में कि आप, क्या उनका कोई कंप्लेन रहा कि आप बहुत बिजी हैं, अब हमें समय नहीं दे रहे, बच्चों को समय नहीं दे रहे, घर परिवार को समय नहीं दे रहे, जबकि काम घर परिवार के लिए ही हो रहा है? लकीली ये जो तुमने बोला ना कि काम घर परिवार के लिए हो रहा है, मेरी सक्सेस में 70% हाथ मेरी पत्नी का है। वो इस बात को समझती थी, इसलिए उसने कभी मैं 4 बजे आया कि 6 बजे आया, उसने कभी बोला ही नहीं कि कोई आने का वक्त है। बच्चियाँ बेचारी, मेरी पहली बच्ची तो कब बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। इस चीज़ का मलाल नहीं है क्या कि है? वही तो कि एक बार बच्चों के साथ खुल के जीने का मौका मिलता है यार। मगर मैंने जब आकलन किया ना बेटा, दोनों तराजू पे जब रखे ना, तो मुझे वो पलड़ा भारी लगा कि नहीं, वो ज़रूरी था। वरना जो परवरिश मैंने अपने बच्चों को दी है, आज मेरा बेटा 5 साल एले पढ़ के आया है, तो मुझे लगा ये मैं इनको नहीं दे पाता, तो उसका रिग्रेट रह जाता कि यार अगर साला काम ज़बरदस्ती खूब किया होता ना तो बच्चे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक आदमी के तो फादर अच्छा बोलते थे कि वी आर सैलरी ऑफ दिस फैमिली, तो हम सैलरी की तरह जी गए। हम तो घरों में आए मेहमानों की तरह बेटा, हमारा घर कभी हमको हमारा घर लगा ही नहीं। हम तो आए, खाए, सोए, गए, फिर काम किए, आए, सोए, गए। घर तो वो है कि आप घर में वक्त तो गुजारो। मेरा तो वक्त ज़्यादातर सिटिंग रूम में, रिकॉर्डिंग रूम में, पार्टीज़ में, लोगों से मिलने मिलाने में निकल गया। मगर मुझे उस बात का कोई रिग्रेट, जो मैंने तुमको कहा ना, जो जिस चीज़ का थोड़ा रिग्रेट है वो अब रियलाइज़ करता हूँ, और इसलिए करता हूँ
कि शायद उस वक्त अगर ये समझ में आ गया होता कि यार 60 का हो जाऊंगा तो ये काम तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो बेहतर है कर लूँ, तब दिमाग में बात आई नहीं, अब जाके आई जब तो वो निकल गया। मेरे को तो अंकल लगता नहीं है अभी कोई समय निकला है। यू डोंट लुक एनी एज अबव नहीं बेटा, 40 इज व्हाट आई कैन नहीं दैट वो मेरे लुक पे मत जाओ, मगर आपका अंदर तो look ही वो- उम्र जो है ना, प्रेम नाम है मेरा, उम्र जो प्रेम है चोपड़ा। उम्र जो है ना वो हर चीज़ आपका माफ़ कर देती है, मगर वो आपको बख्शती नहीं। आप भले उसको तो इसका अंकल ये कहने का मतलब ये है कि कोई कुछ कितना भी ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। आज तक कोई मिला ही नहीं ऐसा, तो ये एक्सेप्ट कर लेना ही या भलाई उसी में है। क्योंकि क्या है, और वहाँ आकलन होना बहुत ज़रूरी है कि किसके लिए क्या छोड़ना है और किसके लिए क्या पाना है। अगर छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है तो छोड़ दो, अगर पाना ज़्यादा ज़रूरी है तो लड़ो फिर उसके लिए। क्या आपकी, अगेन व्यक्तिगत सवाल है, आप मना कर दीजिएगा अगर मैं अबव द लाइन जाऊं तो, क्या आपकी वाइफ ने आपको कभी ये बैठ के समझाया नहीं कि काम होता रहेगा लेकिन बच्ची बड़ी हो रही है, उसको भी समय देना ज़रूरी है? समझाया, बट लेकिन तब तक मैं अपने टारगेट को पहुंच चुका था बेटा, और तब मैंने होल्ड किया भी। तब फिर मैंने, ऐसा नहीं है कि तब भी मैं माना नहीं। अभी जब आप कह रहे हैं कि आपके पास अभी, क्या आप अभी सिलेक्टिवली काम लेते हैं कि अभी भी आप इतने टाइड अप हैं? अब तो सिलेक्टिवली लेता हूँ बेटा। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि अब इसके बियॉन्ड जाऊंगा ना तो जो बना बनाया ब्रांड है वो भी ख़राब हो जाएगा, तो वहाँ मैं जाता ही नहीं, वहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। किस जगह पे आप ना बोलते हैं? जो काम जैसे मुझे लगे कि नहीं ये मेरा टाइप नहीं है, टाइप मतलब जो चीज़ मेरे दिल को अच्छी नहीं लगे ना, उसकी कोई वो नहीं मैं बोलूँगा कि ये टाइप का गाना उठा, ऐसा नहीं है। मेरे दिल को अगर लगा कि नहीं यार ये इसमें कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है, वो झेंजी हो कि रेंजी हो कुछ भी, मगर अगर उसमें कहीं बात दिल को नहीं लग रही है ना तो मैं छोड़ देता हूँ। क्या नए आर्टिस्ट को सारा काम लेना जो भी आ रहा है वो ज़रूरी है कि उस टाइम भी वो सिलेक्टिव हो सकता है? ही नहीं है भाई कि उसको सारा काम, उसके पास काम उतना ही है जितना उसके कम ही काम है, उसके उतना ही नहीं काम। करेक्ट, बट आजकल अंकल क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा जेनजी का पर्सपेक्टिव देता हूँ, क्विकली बताता हूँ। जेनजी का पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है जो शायद मेरे को ना लुभा रहा हो, मैं हो सकता है वो काम को पहले से डिनाई कर दूं, मना कर दूं कि चलो ये काम मेरे टाइप का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हो सकता है मैं थोड़ा सा डिल्यूजनल हूँ कि यार मेरे को तो ये काम करना है, ये काम आएगा तभी मैं काम करूंगा। क्या ये थॉट प्रोसेस सही है? क्या ये रवैया काम के प्रति सही है? मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से मेरे हिसाब से सही नहीं है। ओके, आपके हिसाब से क्या सही है? मेरे हिसाब से कोई एक उम्र का जब दौर जहाँ आप सफ़र शुरू करते हैं ना, वहाँ आपके पास चॉइसेस नहीं होनी चाहिए, वहाँ आपके पास हर काम करना ही है, ये शर्त होनी चाहिए। ये आर्टिस्ट की तरफ से बोल रहे हैं? आर्टिस्ट एज ए आर्टिस्ट मैंने जिंगल क्यों लिखा, मैंने ऐड क्यों लिखे, जो मेरे हिस्से का काम नहीं था, मगर मैंने कसम खाई थी जो आएगा, रीजनल होगा, ऐड होगा, मैं केवल मेरा एक ही मिशन है, काम काम और काम, दैट्स ऑल। कुछ ना कुछ तो अंकल छूटा ही है काम के, लेकिन बट फिर भी अगर वो कर लेते तो ये कुछ ना कुछ छूट जाता। बिल्कुल 100% था। अंकल लास्ट एक रैपिड फायर टाइप का सवाल है, ठीक है? एक लाइन जो आपने अपने गाने के लिखी जो आपको अभी भी गूज़बम्प्स देता है, ऐसा कौन सा लाइन है जो आपको याद आ रहा हो? वो आशिकी का एक गाना है, अगर जान जाता कि तू बेवफा है तो तुझसे कभी मैं दिल ना लगाता। वो दिल, जब भी वो गाना सुनता हूँ तो सीधा कलेजे को हर्ट करती है कि सचमुच यार हर आदमी के दिल में जब एक प्यार का रिश्ता टूटता है तो उसको लगता है यार काश ये साला पहले पता चल गया था कि लड़की गड़बड़ है ना, तो इतना दर्द लेता ही नहीं है, या लड़का गड़बड़ है, या जो भी है, दोनों लड़का लेना ज़रूरी है। चलिए ठीक है। एक गाना जो आपने लिखा जो अहेड ऑफ इट्स टाइम था, उस टाइम के हिसाब से बहुत आगे का गाना था, ऐसा लाइन अगर कोई याद आ रहा हो तो? धूम मचा ले। धूम उस मचा ले। दौर में उस तरह के गाने बनते ही नहीं थे बेटा, बहुत ही अलग गाना था वो। एक गाना जो सबको लगता है कि बहुत हफ्ते महीने लग गए लेकिन चंद मिनटों में गाना लिख दिया गया था, नज़र के सामने जिगर के पास, 15 मिनट में लिखा हुआ पूरा गाना, जिसमें पहला फिल्म फेयर मिला है। क्या आप बात कर रहे हैं? 15 मिनट में
क्विकली अगर आप 60 सेकंड लेके एक गाने की स्टोरी बता दें, क्योंकि ये कुछ नहीं था। वो मैं नदीम मराठा मंदिर से नदीम से घर से हम निकले, वर्ली तक आते आते मैंने वो लाइन उनके कही कि भाईजान एक लाइन आ रही है, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता। अच्छा 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 अच्छा, उन्होंने कुछ गाना शुरू किया कि यार अच्छा है चलो तुमको आगे करते हैं। फिर करते करते वर्ली सिग्नल क्रॉस करते करते गाना खत्म। क्या बात कर रहे हैं? यस 15 मिनट का गाना है ये। Yes. बेहतरीन बेहतरीन। एक गाना जो आपको अभी भी सरप्राइज करता है कि वो कितना पॉपुलर है, तो शायद आपको लिखते वक्त अंदाजा ना लगा हो। कुली नंबर 1 टाइटल ट्रैक। मैं तो रास्ते से जा रहा मैं था, तो रास्ते से जा रहा दिखा था। रहा था। अब भी आपको मैसेजेस आते हैं उस गाने को लेकर? अभी भी बेटा, अभी भी तो गाना बजता है तो सब खड़े होकर बिना नाचे कोई रह ही नहीं सकता। एक गाना जो शायद आज के जेनजी बहुत फॉलो करता है आपका। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। वो तो आपने कमाल लिखा है लेकिन। एंड वो गाना दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गरहम हो जाते। हिमेश रेशमिया। हिमेश के बारे में बताइए थोड़ा सा, आपका रिश्ता है हिमेश, क्योंकि आपने बताया था कि हिमेश जी ने आपको जवान कर दिया, ये आपने बताया था। हिमेश ने, और हिमेश का मैं बहुत अपने आप को वर्कोहलिक समझता हूँ, बट हिमेश का लोहा मानता हूँ। वो आदमी मुझसे भी खतरनाक काम करने, वाट एवर ही अचीव्ड इन हिज लाइफ दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। इतना कमाल का डेडिकेशन, इतना कमाल का हार्ड वर्क मैं बहुत रेयरेस्ट टू रेयर म्यूजिक डायरेक्टरों में देखा। या तो नदीम भाई में ये बात थी या तो हिमेश में। दूसरा, वो बंदा जो है ना हमेशा अपने आप को बदलता रहा है, और कभी एक टाइप के म्यूजिक में अटका नहीं। जब तेरे नाम पे हमारी पहली फिल्म तेरे नाम से हम शुरू हुई, फिर उसके बाद जो आशिक बनाया और झलक दिखला जा और तेरा सुरूर, ये सब जो शुरू हुआ तो एकदम बदल दिया उसने अपने आप को। फिर जब आशिकी और 2 आई और वो साहब तो वही दर्द दिलों के कम हो जाते, इस तरह के गानों में आया। फिर उसने जब एक और जिसको भी पकड़ा, पंचम दा के रंग का गाना बनना था तो बलमा ऐसा बनाया कि लोगों को लगा कि यार आर डी बर्मन का गाना लगता है। सो उस आदमी से मैंने खुद, मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है वो। उसने कहा कि सर मैंने आपके गाने सुन सुन के गाने कंपोज किए हैं, आपको पता नहीं है कि मैं किस लिमिट का फ़ैन हूँ आपका। आज भी वो मेरा जहाँ मिलता है पाँव छूता है, और ही इज़ लाइक ए चाइल्ड टू मी। ही ऑलवेज सेज कि सर आप मेरे फादर की तरह हैं। वही रिस्पेक्ट आज भी करता है, मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ। अभी मैंने उनके साथ एक पिक्चर की है बहुत बड़ी, गलवान, सलमान खान की, हाँ। और बहुत अलग म्यूजिक किया है इस पिक्चर में। बड़े ज़माने के बाद एक पिक्चर मिली जो राष्ट्र के ऊपर मुझे कुछ लिखने का मौका मिला है। तो हिमेश का मेरा अलग तरह, अच्छा, और मेरा और दूसरा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं, केवल काम के अलावा। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कि हिमेश क्या रोज पार्टी कैसे आनंद मिले, नदीम सोहेल के साथ दोस्ती क्या अलग लेवल, उसके साथ प्यार है केवल काम तक। उसके बाद वो अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में। ऐसा क्यों? नहीं, वो उसका अपना एक टाइप है। ही ऑलवेज बिहेव लाइक दैट विथ एवरीवन, नॉट ओनली विथ मी, एक्सेप्ट हिज फैमिली। बाकी लोगों के साथ जिनके साथ भी प्रोफेशनल है, किसी के साथ मैंने ऐसा नहीं देखा कि हिमेश और राइटर के साथ पार्टी, जबकि मेरे साथ तो बहुत बार पार्टी में गया शुरुआती दौर में, बट उसका नेचर ही ऐसा है। तो मैं समझ गया कि इसको बहुत ज़्यादा घुसो मत यहाँ, नहीं तो तकलीफ अननेसेसरली किसी के प्राइवेट स्पेस में जाने की कोशिश मत करो। 90s का दशक को अगर आप एक शब्द में एक्सप्लेन कर पाएँ? केवल जो हुआ दिल से दिल तक की बात हुई है और कुछ नहीं हुआ। 90s में गाने दिल से बने हैं, दिमाग से नहीं। पूरा 90s जो था वो दिल पे बेस था, जो उसके बाद ख़त्म होता गया और अब केवल दिमाग ही रह गया है। दिल और रूह का रिश्ता ही ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं वो मिस तो करते हैं हम। 100% मिस करेंगे, है ना? करेंगे, सदियों तक लोग मिस करेंगे। अल्कोहल पीते हैं आप? पीता था। क्या? अब छोड़ दिया। कौन सा? कुछ भी पीता था। कुछ भी? फेवरेट क्या था? नहीं, कुछ फेवरेट नहीं था। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। बट कभी भी मैं अल्कोहल से, मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि मैं पी के गिर रहा हूँ, कभी नहीं। बहुत मैंने आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। सच बात है ये एकदम। हमेशा कंट्रोल में, अपने दायरे के बीच में रह के, कभी बदतमीजी नहीं, कभी किसी से कुछ नहीं। और वो शौक
और मेडिसिन की तरह यूज किया मैंने उसको, कभी नशे की तरह इस्तेमाल नहीं किया। मेडिसिन की तरह यूज किया था? यस। बाद में क्या उसने आपको हेल्प किया था राइटिंग के वक्त? डेफिनेटली बेटा, क्योंकि हम जब एकदम थक के दिमाग की नसें फटने लगती थी, तब आप एक पैक अगर आप ये सो गए तो आपको रिलैक्स होता था, आप नींद अच्छी आ गई, वरना तो नींद ही नहीं आती, नींद में भी गाने चल रहे हैं। अच्छा, एक अगर आप इसमें कंडीशन डाल दीजिए कि जो बच्चे देख रहे हैं ये एपिसोड को, और ये वाला पार्ट अगर सुन के बोले कि मैंने तो बहुत लिख लिया, आज एक पैक चाहिए, तो थोड़ा सा समझा दीजिए उनको कि ये नहीं करना है। एक ही मेरा हमेशा मानना ये है कि काम को कभी किसी एडिक्शन के साथ मत जोड़ो, वरना काम नहीं कर पाओगे। कि पता चला पी के लिखने गया तो फिर दिन भर पीते रहो तभी लिख पाओगे। पता चला चरस खा के पी करने के चरस ही खाओ तभी लिखोगे। सिगरेट पी के लिखना कभी काम, अगर आप कुछ भी पीते खाते हो तो जस्ट फॉर योर शेक ऑफ एंजॉयमेंट, कि दोस्तों के साथ बैठे हैं 2 मिनट गपशप किए, बस, उससे ज़्यादा उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाओ। उसको ये मत बोलना मुझे तो तेरी लत लग गई। लत खराब है बेटा, लत नहीं लगनी चाहिए। अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बड़ा बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा मुझे भी दीपक, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अलग तरह का पॉडकास्ट हुआ। आई डोंट नो कितना लोग पसंद करेंगे, बट अभी तक जितने भी पॉडकास्ट मैंने किए हैं ना, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें तुमने बहुत अच्छे से कई एरा को कंबाइन करके समेटने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि लोगों को कुछ सही फिलॉसफी भी मिलेगी, एक अलग दिशा भी मिलेगी, एक मोटिवेशन भी मिलेगा, एक नई कुछ इन्फॉर्मेशंस भी मिलेंगी। तो आई एम होपिंग कि दे विल लाइक इट। बाकी तो आपको मज़ा आया? आई लव्ड इट। मुझे बहुत, मैंने बोला ना कि मुझे, वरना मैं इतनी देर किसी पॉडकास्ट में बैठूं ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। 3 घंटे मेरी टीम बोल रही है, 3-3.5 घंटे रोल टाइम हो गया है। तो समीर अंकल, थैंक यू सो मच। माय ब्लेसिंग इज विथ यू। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पॉडकास्ट बहुत दूर तक जाए, क्योंकि अच्छा पॉडकास्ट करने वाले कम है, उसको जिसको देखो वही पॉडकास्ट कर रहा है। तो सेंसिबल अगर बातें नहीं होती पॉडकास्ट में ना, तो वो ऐसा लगता है कि यार केवल पॉडकास्ट के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। इसको फैशन मत बनाओ यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है। इस पे अगर सही मुद्दों पे बात हो तो नई जनरेशन के पास कुछ बहुत अच्छी बातें सुनने के लिए मिल सकती हैं, और उससे उनको एक बहुत अच्छी सीख मिल सकती है। धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। टू ऑल आवर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। समीर अंकल हैज़ बीन वेरी काइंड। मतलब मैं इतना कंफर्टेबल हो गया हूँ कि मैं समीर अंकल बुला सकूँ, which is my honor. Thank you so much for watching. If you like the episode, please drop a comment and tell us which part you liked the most, so that maybe if you want to do a part 2 with Samir uncle, we'll probably try and get him whenever he has time. I will love to do that. I will love to. Lovely. चलिए कमिटमेंट भी मिल गया है जो कि Gen Z से नहीं मिल पा रहा है आजकल. But we have a second channel called Deepak Parekh Clips, where we post short snippets from the main episode on that channel. So please subscribe to that as well. Meanwhile, you're here. Thank you so much for watching. See you next time, next Friday, 6 p.m. same time with a fresh new episode. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. Cheers.